नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही इस विशेष कार्यशाला में। ये ऑनलाइन कार्यशाला है और संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत के संविधान को समझने में, संविधान के संदर्भ में भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस विशेष ऑनलाइन कार्यशाला का स्वागत किया जा रहा है। मेरे YouTube के जो साथी है और मेरे Zoom के जो साथी है, उन सबका स्वागत है। ये देखिए, कल YouTube इस साइड था, आज इस साइड हो गया। कल Zoom इस साइड था, आज Zoom इस साइड हो गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन हमारे यहाँ चलता रहता है। क्या मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और 27 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ, उस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं, ये संविधान सभा का 8वां सत्र चल रहा है। संविधान सभा का 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 के बीच हुआ। 27 मई को संविधान सभा में जो हुआ, उस पर चर्चा ठीक 75 वर्ष बाद 27 मई 2024 को हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मोटी मोटी बात हम लोग करने वाले हैं। वहाँ संविधान सभा की बैठक 3 से 4 घंटे के बीच चलती थी। हम भी कोशिश करते हैं कि सार रूप में आपके सामने मुख्य बातें रखी जाए, ताकि संविधान किस तरह से बना, संविधान निर्माण की संपूर्ण जो कहानी है वो आपके सामने आ सके। तो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जिस तरह से गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये सब चिंता का विषय है। खैर, मैं अब आपको सीधा लेके चला जाता हूं 27 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ, उस विषय पर चर्चा करने के लिए। आप देख सकते हैं, उस दिन वार शुक्रवार है, 27 मई 1949, और ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट। हिंदी का संस्करण है। और अब हम चर्चा करेंगे उन विषयों पर जिन पर उस दिन चर्चा हुई। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज विषय क्या रहने वाला है। आप जानते हैं कि कश्मीर का भारत में विलय हो गया। कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद कश्मीर से संविधान सभा में कौन बनकर आएगा मेंबर, इस विषय के संदर्भ में कुछ रूल्स चेंज करने हैं, नियमों में बदलाव करना है। आप जानते हैं, देसी रियासतें और अंग्रेज भारत, दो प्रकार का भारत उस समय हुआ करता था। और अंग्रेज भारत से संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित किए गए थे। अलग अलग प्रांतों की उस समय की जो विधान सभाएं थी, उन विधान सभाओं के सदस्यों ने अपने वहां से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। आप ये भी जानते हैं कि देसी रियासतों से अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि सदस्य मनोनीत किए गए थे, लेकिन आपको याद रखना, देसी रियासतों से भी सदस्य निर्वाचित हुए थे। आधे सदस्य निर्वाचित हुए, आधे सदस्य राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हालात इस तरह से हैं कि वहाँ सदस्य निर्वाचित हो सके? क्या इस तरह के हालात हैं कि जम्मू कश्मीर से संविधान सभा के लिए सदस्य मनोनीत हो सके? अगर मनोनीत करना है तो कौन करेगा, और अगर निर्वाचित करना है तो निर्वाचित कौन करेगा? इस संदर्भ में आज नियमों पर चर्चा होगी और इसी चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में भी चर्चा की जाएगी। पहला काम तो आज ये होने वाला। दूसरा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली में स्थित है। और आप ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होने के बावजूद भी उसकी बैठक कहीं और भी आयोजित की जा सकती है। तो भारत के संविधान में ये जो अनुच्छेद है किस तरह से लाया गया, उस समय की कुछ कहानी, उस समय की कुछ वार्तालाप, उस समय का कुछ संवाद आपके सामने रखा जाएगा। ये दूसरा आज का विषय रहने वाला है। तीसरी जो बात है, सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कर्मचारी होते हैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें, उनके वेतन, पेंशन इत्यादि के संदर्भ में निर्णय कौन लेगा? भारत के संविधान के जो नए नए जो शब्द हैं, जो तकनीकी जो शब्द हैं, वो अक्सर हमको समझ में नहीं आते हैं और आम बोलचाल में हम लोग ऐसे ही इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने कई बार इसी मंच से आपके सामने ये बात रखी थी। हम बोल देते हैं कि उसने मुझे परामर्श दिया था, हम बोल देते हैं उसने मुझे राय दी थी, हम बोल देते हैं उसने मुझे सुझाव दिया था, हम बोल देते हैं कि उसने मुझे सलाह दी थी।
मैंने आपको कई बार कहा कि ये संविधान के संदर्भ में ये तकनीकी शब्द है, इन सारे शब्दों का अर्थ अलग अलग है। आज फिर इसी प्रकार का एक तकनीकी शब्द पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनका जो वेतन है, उनकी जो पेंशन है इत्यादि के संदर्भ में जो निर्णय लिया जाएगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश लेंगे या राष्ट्रपति लेंगे। और यदि राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई भूमिका है तो कैसी भूमिका है? क्या चीफ जस्टिस को भारत के राष्ट्रपति के साथ कंसल्ट करना होगा, यानी उनके साथ परामर्श करना होगा, या भारत के राष्ट्रपति से उन्हें अप्रूवल लेना होगा यानी अनुमोदन लेना होगा? तो अनुमोदन लेने का अलग मतलब होता है, परामर्श करने का अलग मतलब होता है। आज संविधान की इस खूबसूरती को आप देखने वाले हैं। तो आज हम 3 विषय को टच करने वाले हैं। पहला, कश्मीर से संविधान सभा में मेंबर किस तरह से आएंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होगा तो उसकी किस प्रकार की व्यवस्था होगी। और तीसरा, अनुमोदन या परामर्श। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत मजा आने वाला है। आज संविधान सभा की इस बैठक का आप आनंद लेने वाले। 27 मई 1949। तो मेरे ऐसे मित्र जो YouTube से जुड़े हुए हैं, मेरे ऐसे मित्र जो Zoom से जुड़े हुए हैं, उन्हें मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि हम किस विषय पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भटक रहा था मैं अंधेरी गलियों में, पकड़ कर मेरा हाथ संविधान के प्रति ज्ञान का प्रकाश दिखाया और मेरे मन की उलझन को सुलझाया, गलतियां करने पर मुझको समझाया। गुरुजी, आपने ही हमारे संविधान को समझाने का प्रयास किया। गुड मॉर्निंग, ऐसे मेरे एक मित्र लिख रहे हैं, नाम है उनका हंसराज। और सीधा हम आ जाते हैं 27 मई 1949 को सुबह 8 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले संयुक्त प्रांत के पंडित बालकृष्ण शर्मा जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, अपने देश में नए सिक्कों को जारी करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय पर आपकी अनुज्ञा से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है और अभी भी ऐसे सिक्के चल रहे हैं जिसमें कुछ पर बादशाह की छाप लगी हुई है। तो अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हमारे सिक्के चलने चाहिए, हमारा सिक्का चलना चाहिए, ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि ठीक है, अभी इस विषय पर हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये विषय सरकार का है और संविधान सभा कोई संसद नहीं है कि आप इस प्रकार का विषय लें। जब संविधान सभा संसद के रूप में जब काम करे तो आप इस प्रकार के विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ये बात मैं चाहता था तो स्किप कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपके सामने ये बात रखी। इसका सीधा सा मतलब है कि मैं ये बताना चाहता हूँ और आपको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा की भूमिका 2 रूप में थी। संविधान सभा संविधान का निर्माण का काम करती थी और संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता उस समय करते थे जब वो संविधान निर्माण का कार्य करती थी, और यही संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उस समय उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे, जीवी मावलंकर करते थे। दोनों अलग अलग काम है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कह दिया, ये विषय यहाँ पर रखने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने इस विषय पर चर्चा कराने से मना कर दिया। अब सीधा नाम पुकारा जा रहा है गोपाला स्वामी आयंगर साहब का, जो कि हमारी संविधान सभा की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के मेंबर है। दोस्तों, इसी मंच से मैंने आपको कई बार ये बातें बताई कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और भारत के जो संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद जो रखे जाते थे वो अधिकांश अनुच्छेद डॉक्टर अम्बेडकर साहब द्वारा ही रखे जाते थे। लेकिन कई बार कुछ विषय ऐसे भी होते थे जो प्रारूप समिति के अन्य मेंबर भी उन विषयों पर बात रखने का काम करते थे। कभी कभी आपको अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर नजर आएंगे रखते हुए, कभी गोपाला स्वामी आयंगर आपको नजर आएंगे, तो कभी कभी TT कृष्णमाचारी जी प्रस्ताव रखते नजर आएंगे, तो कभी कभी आपको कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी भी विचार या प्रस्ताव रखते हुए नजर आएंगे। अधिकांश समय में ये जो भूमिका है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। आज इस भूमिका को कौन निभा रहा है, जरा देखिएगा। गोपाला स्वामी आयंगर साहब है, प्रारूप समिति के मेंबर है, कश्मीर के प्रतिनिधित्व को लेकर विषय चल रहा है। वो नियमों में संशोधन करना चाहते हैं ताकि संविधान सभा में कश्मीर से मेंबर किस तरह से लिए जाएंगे, इस संदर्भ में नियमों में संशोधन लाया जा रहा है और नियमों में संशोधन लाने का विरोध भी होगा। कौन विरोध करेगा, उसके पीछे तर्क क्या होंगे, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा के नियमों की अनुसूची में कंडिका 4 के पश्चात
निम्न कंडिका निम्न बात जोड़ दी जाए, ऐसा एन गोपालास्वामी अयंगर साहब कह रहे हैं। क्या बात जोड़ दी जाए जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं notwithstanding anything contained a paragraph 4, all the seats in the assembly allotted to the state of Kashmir may be filled by the nomination and the representative of the state to be chosen to fill such seats may be nominated by the ruler of Kashmir on the advice of his prime minister. एन गोपालास्वामी अयंगर साहब आज नियमों में एक संशोधन लेकर आए हैं, उसका एक प्रस्ताव लेकर आए हैं और प्रस्ताव इस तरह से है कि कश्मीर से संविधान सभा के जो स्थान है वो स्थान कश्मीर के राजा द्वारा वहां के प्रधानमंत्री से एडवाइस के द्वारा भरे जाएंगे। यानी कश्मीर से संविधान सभा में कौन आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रूलर ऑफ द कश्मीर। कश्मीर की राजा द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन ही विल हैव टू गेट एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कश्मीर। लेकिन उन्हें कश्मीर के प्रधानमंत्री से सलाह लेनी होगी। इस प्रकार का नियम लाया जा रहा है। इस नियम पर कई बातें रखी जाएगी। पहली बात, वाई यू आर यूजिंग ए वर्ड कश्मीर। अगर उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है तो फिर आप कश्मीर शब्द ही क्यों बोल रहे हैं, एक। दूसरी बात, वहां का प्रधानमंत्री कौन है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहां का प्रधानमंत्री कौन है। आप कह रहे हो कि कश्मीर के राजा वहां के प्रधानमंत्री से सलाह लेकर संविधान सभा के लिए कश्मीर से सदस्य मनोनीत करेंगे, देन हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कश्मीर, ये प्रश्न भी किया जाएगा। और तीसरी बात ये भी की जाएगी, व्हेन वी हैव ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, देन व्हाई, फिर हम अलग से एक प्रधानमंत्री पद का प्रयोग क्यों कर रहे हैं कश्मीर के लिए, जबकि सभी अन्य राज्यों में तो मुख्यमंत्री है, तो फिर कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग आप नियमों में क्यों कर रहे हैं। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। इसके बाद में गोपालास्वामी अयंगर साहब अपना प्रस्ताव रखने के बाद अपने प्रस्ताव के पक्ष में कुछ तर्क दे रहे हैं, जरा देखिएगा। इस सदन के समक्ष इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए मेरी ओर से वास्तव में बहुत कम शब्दों की आवश्यकता है। कश्मीर उन राज्यों में से है जिसका इस सभा के निर्माण करने हेतु बने हुए नियमों के अंतर्गत इस सदन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इसके संदर्भ में नियम बना दिए गए। यद्यपि अक्टूबर 1947 के अंत से कश्मीर भारतीय अधिराज्य में प्रवेश कर गया था, पर उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इन समस्त महीनों में कश्मीर की दशा अस्थिर सी रही। कश्मीर के शासक ने स्वयं भारतीय अधिराज्य में प्रविष्ट होने की प्रार्थना की थी। राज्य की एक महान राजनीतिक संस्था ने इसका समर्थन किया था और गवर्नर जनरल ने उसे स्वीकार कर लिया। जैसे मैंने कहा था, ये स्वीकृति सन 1947 के अंत में किसी समय दी गई थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं 26 अक्टूबर 1947 वो डेट है जिस दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ। गोपालास्वामी अयंगर साहब इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरा भाई एक प्रश्न पूछ रहा है, विराट भाई आरसीबी वाले, कि सर जनमत संग्रह की बात की जाएगी। बिल्कुल, आज जनमत संग्रह का भी हल्का सा चर्चा में लाया जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोमिसेस होंगे। वो प्रोमिसेस क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके जवाब देते हुए भी आपको दिखाई देने वाले। आगे वो बोलते हैं, नियमों के लेने से पूर्व मुझे ये बात बता देनी चाहिए कि उन समस्त राज्यों को जो भारतीय अधिराज्य में प्रवेश कर चुके संविधान सभा के नियमों की अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। उनमें से एक राज्य कश्मीर है। साथ ही साथ सदन के समक्ष संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया उसकी प्रथम अनुसूची के भाग 3 में माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि कश्मीर उन राज्यों में से है जो उस अनुसूची में रखे जाएंगे, परंतु जहां तक प्रतिनिधित्व का संबंध है, उन कठिनाइयों के कारण प्रक्रिया में समय समय पर परिवर्तन हो चुका है। गोपालास्वामी अयंगर साहब कारण बतला रहे हैं कि हम इस प्रकार की व्यवस्था कश्मीर के संदर्भ में क्यों लाना चाह रहे हैं, उन परिस्थितियों का वो उल्लेख करना चाह रहे हैं। जैसे ही वो अपनी बात को खत्म करते हैं, इसके बाद में लक्ष्मीकांत मैत्र आते हैं। ये पश्चिमी बंगाल से हैं। इनका एक प्रश्न है, श्रीमान मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कश्मीर शब्द में अथवा उसके अर्थ में दोनों जम्मू और कश्मीर दोनों शामिल है क्या, जैसा मैंने अभी कहा था। यही प्रश्न आया कि भाई यू आर यूजिंग अगेन एंड अगेन कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो क्या जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर खाली कश्मीर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए।
तो एन गोपाला स्वामी आयंगर जी क्या कह रहे हैं, कश्मीर का अर्थ जम्मू और कश्मीर से है। उदाहरणतया भारतीय सरकार के अधिनियम में यदि आप इस अनुसूची को देखें जिसमें राज्यों के नाम दिए गए हैं तो उसमें ये मिलेगा कि इस राज्य को कश्मीर कहा गया है। संविधान के प्रारूप की अनुसूची में कश्मीर के रूप में इसका उल्लेख है। संविधान सभा के नियमों की संलग्न सूची में भी इसको कश्मीर ही कहा गया है, ऐसा आयंगर साहब कह रहे हैं। फिर लक्ष्मीकांत जी मैत्र इसका वापस क्या कह रहे हैं, क्या मैं माननीय सदस्य के भाषण में हस्तक्षेप कर सकता हूं? प्रस्ताव में यह दिया हुआ है कि कश्मीर को 4 स्थान में बांट दिया जाएगा और संविधान सभा में भेजा जाएगा। कश्मीर के 4 हिस्से से अलग अलग लोग आएंगे, तो ऐसा लिखा हुआ है प्रस्ताव में कि एक एक जगह से एक एक मेंबर आएगा। तो क्या इसमें लद्दाख भी शामिल है, ऐसा वो प्रश्न पूछेंगे। वो कह रहे माननीय सदस्य अभी ये स्पष्ट किया है कि अन्य विधियों में और अधिनियमों में ये दिया हुआ है कि कश्मीर शब्द का अर्थ जम्मू और कश्मीर दोनों है। ये सोचा गया है कि प्रतिनिधि 4 होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन 4 प्रतिनिधियों के इस प्रकार नाम निर्देशित किए जाएंगे कि जम्मू और लद्दाख का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए। आपने कहा कि कश्मीर के 4 भाग होंगे, कश्मीर से 4 मेंबर लिए जाएंगे। तो मेरा यह प्रश्न है कि कश्मीर में जब 4 मेंबर लिए जाएंगे तो क्या जम्मू और लद्दाख से भी मेंबर लिए जाएंगे? ऐसा प्रश्न लक्ष्मीकांत मैत्र पूछ रहे हैं। इसका जवाब वापस दे रहे हैं गोपाला स्वामी आयंगर साहब। इस प्रस्ताव में कश्मीर का अर्थ है समस्त जम्मू और कश्मीर और उस राज्य की सरकार में जो अब तक है उस पर संपूर्ण प्रभुत्व। विचार यह है कि 4 व्यक्ति छांटे जाए जिस पर समस्त राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने का विश्वास किया जाए। केवल जम्मू और लद्दाख का ही नहीं, वरन मैं विश्वास करता हूं ऐसा व्यक्ति जो मीरपुर जम्मू क्षेत्र के हितों का भी प्रतिनिधित्व करे, ऐसे व्यक्ति लिए जाएंगे यदि प्रधानमंत्री उसे ऐसा व्यक्ति समझकर उसका नाम निर्देशित करना पसंद करता है, ऐसा वो कह रहे हैं गोपाला स्वामी आयंगर साहब। तो कितनी महत्वपूर्ण बात आपके सामने क्लियर हो रही है। तो मेरी बात को बहुत ढंग से सुनिएगा आप। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाह रहा हूं। हम लोग सब ये सोचते हैं कि संविधान सभा के मेंबर्स जो है वो 2 तरीके से लिए गए, एक अंग्रेज भारत से चुनाव हुआ, देसी भारत से मनोनीत हुए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देसी भारत से जो मनोनीत हुए, तो प्रश्न तो मस्तिष्क में आना चाहिए ना कि मनोनीत किसने किया। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि देसी भारत से भी संविधान सभा के लिए मेंबर्स का चुनाव हुआ। देसी भारत से भी संविधान सभा के लिए मेंबर्स का चुनाव हुआ। वहां जो प्रजा मंडल थे उन प्रजा मंडलों ने सदस्यों का चुनाव किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जोधपुर की जिस धरती से आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं और जिस विश्वविद्यालय के मंच से बात कर रहा हूं उनका नाम है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी जोधपुर से संविधान सभा के लिए मेंबर थे। वो प्रजा मंडल के नेता की ओर से मेंबर थे। और जोधपुर के हिस्से में एक्चुअली में 2 मेंबर आए थे। तो जोधपुर के हिस्से में जो दूसरे जो मेंबर आए वीएस वेंकटाचारी, वो जोधपुर महाराजा के प्रतिनिधि के रूप में थे। ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर से जो 4 मेंबर लिए जाएंगे उसका सीधा सिस्टम कर दिया कि ये 4 मेंबर कश्मीर के शासक के द्वारा तय किए जाएंगे कौन जाएगा संविधान सभा में। लेकिन कश्मीर के राजा को वहां के प्रधानमंत्री से इस बारे में क्या लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी। ऐसा नियम लाया जा रहा है। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि संविधान सभा की बहस पर जब हम इतना डिटेल में सुबह सुबह जब चर्चा कर रहे हैं तो इसकी खूबसूरती यही है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितना गजब की बात पूछी है लक्ष्मीकांत मैत्र ने कि भाई कश्मीर कश्मीर बोल रहे हो, जम्मू है कि नहीं, क्या है? तो जम्मू है तो क्या लद्दाख है कि नहीं, क्या हाँ है? लद्दाख है तो फिर आप 4 मेंबर लोगे तो क्या उसमें जम्मू का भी मेंबर होगा, लद्दाख का भी मेंबर होगा? कैसे प्रतिनिधित्व कराओगे? ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गोपाला स्वामी आयंगर साहब जो कि इस नियम के प्रस्तावक है वो उसका जवाब दे रहे हैं। यही खूबसूरती है समझने की मेरे हिसाब से। हसरत मोहानी जी का प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। श्रीमान, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अच्छे तर्कों के आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध करने की प्रार्थना करता हूं। हसरत मोहानी जी, गजल समझ में आ गई ना? गजल, हाँ, चुपके चुपके, वही वाले हसरत मोहानी जी। वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाऊं क्या? तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं संशोधन पेश हो जाने के बाद आप इसका विरोध कर सकते हैं। कुछ संशोधनों की सूची मिली है, एक बार संशोधन पेश हो जाए इसके बाद में आप अपना विरोध करिए। तो हसरत मोहानी जी कह रहे हैं नहीं श्रीमान, क्या आप मुझे यहीं और अभी विरोध प्रकट करने की आज्ञा देंगे?
मैं संशोधनों के लिए नहीं ठहरना चाहता हूं, क्योंकि संशोधनों से मेरे विरोध का कोई संबंध नहीं है। अध्यक्ष साहब कह रहे थोड़ा ठहर जाओ, डबो यार, डबो, डबो जानते हैं आप, मारवाड़ के नहीं है। डबो डबो मतलब थोड़ा धैर्य रखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, एक बार संशोधन आने दीजिए, संशोधन आ जाएंगे, उसके बाद में हम सारे मेंबर्स के सामने कहेंगे कि भाई आप अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि प्रक्रिया यही है, प्रक्रिया यही है। पहले प्रस्तावक आता है, अपना प्रस्ताव रखता है, फिर बाद में कुछ मेंबर्स आते हैं जो उसके ऊपर संशोधन रखते हैं, वो मेंबर जो संशोधन रखते हैं वो अपने पक्ष में तर्क देते हैं। जब सारे संशोधन आ जाते हैं तो संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों को कहा जाता है अब आप बोलो, तो डबो, थोड़ा सा डबो। चलिए, तो एचवी कामत साहब का नाम पुकारा जाता है। एचवी कामत साहब, आप अपनी बात रखो संशोधन के संदर्भ में। तो एचवी कामत साहब कह रहे नहीं सर, मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा संशोधन जो है शाब्दिक है, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि शाब्दिक संशोधन के संदर्भ में पिछले सत्र यानी संविधान सभा के 7वें सत्र में जी दुर्गाबाई ने एक नियम में बदलाव लाया था। जी दुर्गाबाई ने यह कहा कि नियम इस तरह से बनाया गया था, संविधान सभा ने इस नियम को स्वीकार किया था कि यदि कोई ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो शाब्दिक हो, तो सभा के अध्यक्ष को इस बात का पावर होगा कि वह उसे रखने की परमिशन न दे। और उस समय संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, उन्होंने इस नियम को स्वीकार भी किया था, संविधान सभा ने भी इस नियम को स्वीकार किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 7वें अधिवेशन में अधिकांश समय वो उसकी अध्यक्षता नहीं करते, आप लोग जानते हैं वो बीमार हैं। संविधान सभा का 8वां अधिवेशन जो अभी चल रहा है, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने एक और परिवर्तन करवाया है, एक नई व्यवस्था लॉन्च की। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का कोई शाब्दिक संशोधन है तो जो सदस्य शाब्दिक संशोधन करवाना चाहता है वो पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के मेंबर से डिस्कशन कर ले, वहीं पर अपनी बात को खत्म करवा ले। संविधान सभा में इस प्रकार के संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक नई व्यवस्था ही है। दोस्तों, ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। एक्चुअली में अभी जस्ट 2023 में भारत के संविधान सभा को पढ़ा कैसे जाए, उसके ऊपर एक बुक आई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स डेलिब्रेशन ऑन द डेमोक्रेसी। एक किताब जो आई है, उस किताब में ये लिखा कि संविधान सभा की बहस तो पढ़ रहे हैं दिनेश जी आप, और आप बता रहे हैं, लेकिन पढ़नी कैसे है? ये पढ़नी ऐसे है कि अपने को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से संविधान सभा की बहस जो है आगे बढ़ रही है। तो ये इस तरह से अपने को मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रोक कर आपको वो सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं जो पहले हो गई है। तो एच.वी. कामत साहब का जब नाम पुकारा जाता है तो एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं मेरा शाब्दिक संशोधन मैं रखना नहीं चाहता, पर चूंकि मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर भी आएगी। तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। अब प्रोफेसर शाह का नाम पुकारा जाता है कि प्रोफेसर के.टी. साहब पधारें आप और अपना संशोधन पेश करें। इसी बीच में हजरत मोहानी जी वापस आ जाते हैं, अरे सर मुझे थोड़ा सा विरोध करना है, मुझे विरोध करने दीजिए ना, मेरा विरोध एकदम बड़ा यूं उबाल ले रहा है, मुझे पहले विरोध करने दीजिए। वो कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, अरे डबो, रुको, थोड़ा धैर्य रखो, पहले संशोधन, प्रक्रिया ये है कि पहले संशोधन रखे जाएंगे। खैर अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं, आप उस समय इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं, इस समय तो हम पहले संशोधन लेंगे, उसको पेश किया जाएगा और उसके पश्चात आप जो कहना चाहते हैं वो कह देना। इसके बाद आ रहे हैं प्रोफेसर के.टी. शाह। प्रोफेसर के.टी. शाह, इनके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की है और इनके बिना संविधान सभा की ये बहस पूरी नहीं हो सकती है। प्रोफेसर के.टी. शाह, मेरे खासकर जो यूट्यूब के जो साथी है वो बहुत ध्यान से सुने। प्रोफेसर के.टी. शाह है, चाहे एच.वी. कामत साहब है, चाहे हजरत मोहानी जी है, चाहे तजमुल हुसैन साहब है, चाहे प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी हैं, महावीर त्यागी जी हैं, पुरुषोत्तम दास जी टंडन है, हृदय नाथ जी कुंजरू है, आर.वी. धुलेकर साहब है, एम.आर. जयकर साहब है, चाहे जयपाल सिंह जी मुंडा साहब है, संविधान सभा के ये ऐसे मेंबर्स, एक लंबी लिस्ट है, ऐसे मेंबर्स हैं जिनके बिना ये बहस पूरी हो ही नहीं सकती है। तो जरा देखिएगा प्रोफेसर के.टी. शाह क्या कहना चाह रहे हैं। बिहार से हैं, अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। क्या प्रस्ताव पेश करता हूं कि प्रस्तावित कंडिका, कंडिका यानी पैराग्राफ, कंडिका 4 क में से ऑल शब्द को निकाल दिया जाए। ठीक है, प्रस्तावित कंडिका 4 क में जहां कश्मीर शब्द आया है उसके पहले जम्मू एंड लिख दो।
ताकि नाम हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि जहां जहां कश्मीर आया है उसके आगे लिख दो जम्मू एंड, तो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर वो आगे कह रहे हैं मे भी जो शब्द आया है उसके स्थान पर आप लिखिए मे पेंडिंग द होल्डिंग ऑफ लॉ, जनमत संग्रह आ गया है। अभी पूछ रहे थे जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह आ गया है। जब तक वह जनमत संग्रह नहीं करवा दिया जाए, वहां प्रतिनिधित्व का निर्धारण नहीं किया जाए। आ गए हैं कौन? प्रोफेसर केटी शाह। साफ साफ शब्दों में कह दिया है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कह दिया कि जो प्रजा सभा है जम्मू एंड कश्मीर की, प्रजा सभा के द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। तो प्रोफेसर केटी शाह इस बात को लेकर प्रस्ताव लेकर आए हैं कि संविधान सभा में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। पहली बात, कश्मीर के आगे जोड़िए जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी बात, वहां करवाइए जनमत संग्रह। तीसरी बात, जनमत संग्रह जब तक नहीं हो जाए तब तक नहीं प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और तीसरी बात, प्रजा सभा जो वहां पर है, प्रजा सभा के द्वारा निर्वाचित होंगे मेंबर्स। ऐसी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। देखिए आगे क्या होता है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बाय द रूलर ऑफ द कश्मीर ऑन द एडवाइस ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार की शब्दावली इससे हटा दीजिए। कश्मीर के राजा द्वारा वहां के प्रधानमंत्री की सलाह पर कश्मीर से प्रतिनिधियों का निर्धारण किया जाएगा, इस प्रकार की भाषा आप हटा दीजिए और वहां लिख दीजिए प्रजा सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के उन 4 मेंबर्स का चुनाव किया जाएगा जो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह ने प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, जो कार्य मैंने ऊपर लिया है अपने ऊपर, उसकी गंभीरता और कोमलता को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं जो कार्य मैंने अपने ऊपर आज ले लिया, ये कहकर इसकी गंभीरता को भी जानता हूं और इसकी कोमलता को भी मैं जानता हूं। वो ये भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से जानता हूं क्योंकि मैं कश्मीर से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ हूं। ऐसा अभी आने वाले समय में प्रोफेसर केटी शाह कहने वाले। बालकृष्ण शर्मा, क्या मैं इस संशोधन के माननीय प्रस्तावक से प्रार्थना कर सकता हूं कि उनके संशोधन के बाद प्रस्ताव का क्या रूप होगा उसे सदन के समक्ष पेश करके बताएं? वो प्रोफेसर केटी शाह को कह रहे हैं कि पहले आप बताओ, ये यहां से हटा दो, वो वहां से हटा दो, ये जोड़ दो, आपका लास्ट संशोधन क्या ये बताओ, आप हमको पढ़ के बताइए। तो पूरा का पूरा वो संशोधन रख रहे हैं जिसके तहत, जैसा मैंने कहा, जनमत संग्रह होगा, प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के मेंबर का चुनाव होगा और जम्मू कश्मीर के जो शासक हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से मेंबर की नियुक्ति करेंगे। ये शब्दावली हटा दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान, मैं ये कह रहा था कि संशोधन को प्रस्तुत करते हुए और उन तर्कों को प्रस्तुत करते हुए जो इस सदन को अपने विचारा अनुकूल बनाने के लिए मुझे उसके समक्ष रखने हैं, मैंने जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है उसकी गंभीरता और उसकी कोमलता से मुझसे और कोई अधिक व्यक्ति परिचित नहीं है। मैं उसकी सीरियसनेस भी जानता हूं और उसकी कोमलता को भी मैं जानता हूं। इस कार्य को गुरुता और कोमलता से इस प्रकार परिचित होने पर भी श्रीमान, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से किसी ऐसे पद अथवा वाक्य का प्रयोग या ध्वनि का प्रयोग नहीं करूंगा जो तर्कों से किंचित मात्र आवेग और विरोध का आभास कराए। वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं इसकी गंभीरता को जानता हूं, इसकी कोमलता को भी जानता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आज इस प्रकार का कोई विचार व्यक्त नहीं करूंगा, मेरे मुंह से इस प्रकार का कोई शब्द नहीं निकलेगा, इवन मेरी कोई भाव भंगिमा इस प्रकार की नहीं होगी जिसमें कि आवेश दिखता हो। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह आश्वासन दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस विषय को एक दीर्घकालीन विरोध द्वारा बहुत गहरा रंगा गया है। श्रीमान, मैं इस बात से भी परिचित हूं कि इस विषय पर तीव्र मनोमालिन्य होगा, अतः जहां तक मेरे बस की बात है मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं कि मैं एक भी ऐसा वाक्य का प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान, अब तक लगभग 15 वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय से मैं कश्मीर राज्य तथा उसके शासन से परिचित रहा हूं। इस विषय से संबंधित मुख्य दलों से मैं परिचित रहा हूं और उनके सहयोग से मैं काम करता रहा हूं, चाहे वह कितने ही तुच्छ रूप से क्यों ना हो। जिस दिन से वह प्रारूप के रूप में था उसी दिन से तथा कथित नए कश्मीर की रूपरेखा बनाने में मैंने सहायता दी है।
जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री बंबई पधारे थे और 15 दिन तक इस विषय से मुझसे परामर्श करने की कृपा की थी। पूर्ववर्ती कश्मीर सरकार की योजना निर्माण कार्य में मैंने परामर्शदाता के रूप में भी काम किया है। वो कश्मीर से अपना लगाव, कश्मीर से अपना जुड़ाव, कश्मीर के हितों से वो कितने परिचित है, इस संदर्भ में वो जानकारी दे रहे हैं। कौन? प्रोफेसर केटी साहा। श्रीमान, कदाचित मेरा यह दुर्भाग्य है कि गत कुछ वर्षों की प्रगति के पश्चात भी मैं इस विषय से संबंधित रहा हूं और इस तर्क को प्रस्तुत करते समय मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखने जा रहा हूं। श्रीमान, इस भूमिका के पश्चात अब मुझे संशोधन की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। पहले उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की कि मैं इस कश्मीर के बारे में इस प्रकार की बात क्यों कहना चाह रहा हूं। वो कह रहे, सर्वप्रथम मेरा सुझाव है कि ऑल शब्द को निकालकर ऑल के पश्चात द लिख दीजिए। अतः इस शब्द के प्रयोग किए बिना भी इसमें ऑल निहित हो ही जाएगा। ये केवल शाब्दिक परिवर्तन ही नहीं है जिसे मैं सुझा रहा हूं। जब मैं अपने उद्देश्य को आगे विस्तार पूर्वक प्रकट करूंगा तब मैं बताऊंगा कि ऑल की जगह मैं द क्यों चाहता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि कश्मीर का नाम में जम्मू एंड कश्मीर राज्य कहा जाए, राज्य का सरकारी नाम यही है। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। आप कश्मीर कश्मीर क्यों बोल रहे हो, आप जम्मू एंड कश्मीर क्यों नहीं बोल रहे हो। फिर वो कह रहे हैं कि केवल उसे कश्मीर राज्य कहने से तो आप एक अनर्थ अथवा एक त्रुटि को ही स्थायी रूप दे रहे हैं, जो कि माननीय प्रस्तावक महोदय के अनुसार प्रकट रूप में सभी अभिलेखों में हो गई है। उन्होंने कहा कि आयंगर साहब कह रहे हैं कि साहब सारे रिकॉर्ड्स में कश्मीरी लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं ये तो गलती है, इस गलती को आप दोहरा रहे हो तो फिर ये तो परमानेंट हो जाएगा, इसलिए कश्मीर मत लिखिए, लिखिए आप जम्मू एंड कश्मीर। कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर केटी साहब। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान, ये मान लिया गया है, ये एक साधारण ज्ञान का विषय है तथा ये एक ऐसा तथ्य है जिसे इस संकल्प के माननीय प्रस्तावक महोदय तक ने अस्वीकार नहीं किया है कि राज्य का सही नाम यही है। और वे लोग जिन्हें कश्मीर छोड़ो के संदर्भ में राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री का संघर्ष याद है, ये अनुभव करेंगे कि जो घटना चक्र हुआ है उसमें ये हो सकता है कि यदि आप इसी रूप में इसका नाम रखेंगे तो जहां जहां ये नाम प्रयुक्त किया जाएगा वहां इससे दुखद मिथ्या भ्रम हो सकता है और हमारे सरकारी अभिलेख कुरूप हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि सदन के समक्ष यह सिद्ध करने के लिए कि नाम का विषय केवल शाब्दिक संशोधन का विषय ही नहीं है, वरन इसके पीछे एक महत्व है, घटना चक्र है। मैं एक ऐसा महत्व को केवल इस सदन तथा इस देश तक ही सीमित नहीं है, मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, श्रीमान, इसके पश्चात मैं एक बहुत ही कठिन और कोमल विषय पर आता हूं और वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जनमत लेने तक, लीजिए, उन्होंने बोला जनमत लेने तक, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जनमत लेने तक, जैसे शब्द बोले उसी समय बी पटाभी सीतारमैया जो कि मद्रास के हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, इस समय मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में कश्मीर राज्य का जो प्रतिनिधित्व देना प्रस्तावित किया गया उसका जनमत से और संयुक्त राष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। यहां पर इस विषय पर चर्चा क्यों की जा रही है? जब हम कश्मीर का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कैसे होगा इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी जनमत संग्रह और यूएनओ, उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं इस औचित्य प्रश्न पर माननीय सदस्य आपको कुछ कहना है? बी पटाभी सीतारमैया जी ने जो प्रश्न उठाया है केटी शाह को, वो कह रहे हैं कि इस औचित्य प्रश्न पर आपको कुछ कहना है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। प्रोफेसर केटी शाह, भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी की घोषणा भी यही है कि जिस दिन प्रवेश करने पर सहमति प्रकट की गई थी उस दिन महाराजा, जो कि पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रमुख था, उसके द्वारा किया गया राज्य का प्रवेश जनमत के फल द्वारा समर्थन के अधीन था। अब वो भारत के प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन हमने कश्मीर का विलय करवाया था उस दिन हमने ये बात कही थी, ये हमारा प्रॉमिस था, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। अब क्या होगा संविधान सभा में, जरा देखिए क्या हो रहा है। नेहरू जी आगे बीच में, लीजिए, नेहरू जी आ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। प्रोफेसर शाह द्वारा ऐसा कथन सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, मैं चकित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। प्रोफेसर केटी शाह ने जो कुछ कहा उससे मुझे अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ, मैं चकित हूं, ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया।
संविधान सभा में कश्मीर के विषय पर प्रोफेसर केटी शाह और नेहरू जी आपके सामने हैं। आगे जरा देखिए प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वह सही किया जा सकता है। हमने स्वयं संयुक्त राष्ट्र के जनमत लेने के निर्णय को स्वीकार कर लिया है और एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है। यदि मैं गलती पर हूं तो मैं आपके अधिकार में हूं। तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? बात यह है कि क्या प्रवेश किसी शर्त के अधीन था? जैसा कि मुझे प्रधानमंत्री से ज्ञात हुआ है, प्रवेश बिना किसी शर्त के अधीन तथा संपूर्ण है। जनमत के फलस्वरूप इस प्रवेश का फल बदला जा सकता है, पर प्रवेश पूर्ण और अंतिम है और इस प्रश्न को यहां नहीं उठाया जा सकता। प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं? यह सुझाव मैं कदापि नहीं दे रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधि यहां नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर जनमत संग्रह की बात हुई थी, वो ऐसा कह रहे हैं। बालकृष्ण शर्मा जी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर पटाभी ने जो औचित्य प्रश्न उठाया वह इस रूप में विषय से अति संगत प्रतीत होता है कि यह संकल्प प्रवेश के उस अधिनियम के फलस्वरूप है जिसको भारतीय सरकार तथा संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, और इस संदर्भ के कारण ही हमारी सभा में कश्मीर और जम्मू राज्य के प्रतिनिधियों को लाने के लिए हम उपबंध बना रहे हैं। जनमत से उसका कोई संबंध नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने संकेत किया है, प्रवेश पूर्ण रूप से तथा महाराजा की ओर से निष्कपट रूप से हो गया है। संभव है प्रवेश का फल जनमत द्वारा पलट दिया जाए, पर इस बात का इस विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इस बीच में आ जाते हैं घनश्याम सिंह जी गुप्त। मैं इस बात से पूर्णतः सम्मत हूं कि संशोधन का यह भाग नियम विरुद्ध है। हमें यह देखना है कि इस प्रस्तावना से इसका कोई संबंध भी है। यदि मुख्य प्रस्तावना से इसका कोई संबंध नहीं है तो इस संशोधन को नियम विरुद्ध घोषित कर देना चाहिए। जो सूचना माननीय प्रधानमंत्री ने दी है तथा जो सूचना श्रीमान आपके ने अनुग्रह पूर्वक दी है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कश्मीर का प्रवेश बिना किसी शर्त के साथ हुआ है। अब जबकि प्रवेश बिना किसी शर्त के हैं तो जनमत के प्रश्न का कोई संबंध नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष आप खुद आते हैं, वो क्या कह रहे हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि डॉक्टर पटाभी द्वारा उठाया गया औचित्य प्रश्न सुदृढ़ और मान्य है। कश्मीर का प्रवेश बिना किसी शर्त के था और यहां हमारा जिस बात के साथ संबंध है वह उस राज्य के इस सभा में प्रतिनिधित्व से संबंध है। जनमत कब होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने वक्तव्य के अंतर्गत व्यवस्था देते हुए ये कह रहे हैं। प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं? मैं आपके नियम निर्देश को शिरोधार्य मानता हूं, अतः संशोधन के अन्य भागों पर ही अपने आप को सीमित रखूंगा। इससे संशोधन को सती अवश्य होगी, ऐसा वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं इस विषय को छोड़ देता हूं और जो दूसरा वाला जो हिस्सा है उस पर मैं बात करूंगा। कौन सा दूसरा वाला हिस्सा? कि वहां के राजा द्वारा वहां के प्रधानमंत्री की सलाह से कश्मीर के कौन लोग संविधान सभा में आएंगे, इस वाले हिस्से पर वो बात करना चाहते हैं। 27 मई 1949 को नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई यूट्यूब वाले। फिर 17 अक्टूबर 1949 की जिस डेट का आप उल्लेख कर रहे हैं उस दिन तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल किया जाएगा। यस 306A के रूप में आएगा ये, और इसी को हम लोग 370 के रूप में जानते रहे। आज जो डिस्कशन होगा और अनुच्छेद 370 जिस रूप में आएगा उसका फिलहाल इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हाँ, हालांकि जनमत संग्रह के जैसे विषय पर पंडित नेहरू के विचार देखने को मिले, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने इस प्रकार का कोई प्रॉमिस नहीं किया है। इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के नाम को लेकर जरूर डिस्कशन हुआ। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री और बाकी जो प्रजा परिषद है उस पर भी डिस्कशन हुआ। अभी देख लीजिए क्या होता है। चलिए, श्रीमान आगे के संशोधन में यह सुझाया गया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव जम्मू और कश्मीर की प्रजा सभा द्वारा हो। श्रीमान ये एक स्वीकृत तथ्य है, जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने स्वयं घोषित किया है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कुछ निर्वाचन से और कुछ शासक द्वारा नाम निर्देशित करने से प्राप्त किया जाता है, और फिर प्रवेश तिथि से इस वर्तमान सुझाव तक के प्रतिनिधियों को चुन लिया जाने पर हम 19 माह अथवा इससे अधिक समय बीत जाने दिया। उन्होंने कहा कश्मीर में देखिए कब हमने कश्मीर का भारत में विलय किया, अभी तक हम इतने महीने से इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर का विलय होने के बाद में भी अभी तक संविधान सभा में वहां से मेंबर क्यों नहीं आए, इतने टाइम से हम वेट क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा देखिए,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब जब ये बात कही कि देसी रियासतों से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित भी हुए, कई प्रश्न मुझसे पूछे गए, सर क्या बात, मजाक कर रहे हैं, उस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है, देसी रियासतों से तो सदस्य मनोनीत होते थे, ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे गए। मैंने कई बार संविधान सभा की हूबहू बहस के दौरान बताया कि ऐसा नहीं है। और देखिए प्रोफेसर केटी साहब भी तो यही कह रहे हैं कि हमने देसी रियासतों से कई जगह निर्वाचन करवाया, कई जगह से नाम निर्देशित करवाया, और प्रस्तावक महोदय ने खुद ने भी स्वीकार किया, ऐसा प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं। श्रीमान, मैं जानता हूं कि ऐसी परिस्थितियां तथा प्रगति रही है कि इस कारण से सभा में कश्मीर का प्रतिनिधित्व प्राप्त करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन जरूर हो गया। जहां लोकप्रिय विधानमंडल थे उनको आधे प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने दिया गया, लो कर लो बात, शेष आधों का शासक द्वारा नाम निर्देशित किया गया। ये लीजिए, जो ये प्रश्न करते हैं कि संविधान सभा में देशी रियासतों से सदस्य केवल मनोनीत हुए थे, उनको ये जवाब है। प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं कि हमने अब तक क्या किया कि जहां जहां पर लोकप्रिय सरकारें काम कर रही थी देशी रियासतों में, वहां से भी हमने देशी रियासतों से भी हमने संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव करवाया है, और हमने आधे मेंबर्स राजा द्वारा नाम निर्देशित लिए, ऐसा वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। इस विषय में उस कल्याणकारी सिद्धांत को तिलांजलि क्यों दी जा रही है? अब प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि आपने देशी रियासतों से जब संविधान सभा में जो मेंबर्स लिए तो आधे मेंबर्स आपने निर्वाचित करवाए, आधे मेंबर आपने राजा द्वारा मनोनीत लिए। तो ये जो आपने सिद्धांत बनाया, कश्मीर के मामले में आप इस सिद्धांत का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? कश्मीर में अभी तो प्रजा मंडल है, कश्मीर में अभी तो प्रजा परिषद है, तो कश्मीर में जो प्रजा परिषद है उस प्रजा परिषद से आप संविधान सभा के लिए मेंबर्स का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? आप वहां ये प्रावधान क्यों कर रहे हैं कि कश्मीर में तो राजा जो है मनोनीत करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से कि संविधान सभा में कश्मीर से कौन जाएगा? तो प्रोफेसर केटी शाह इसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो अब वो आगे कह रहे हैं कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कश्मीर की प्रजा सभा यानी प्रजा मंडल का निर्वाचन सन 46-47 में हुआ था, अतः वह अब तक आपके सामने विद्यमान है। तो वहां जब प्रजा मंडल है तो वहां से आप मेंबर चुनाव क्यों नहीं करवाते हो, मनोनीत क्यों करवा रहे हो? तो आर के सिद्धवा जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये विद्यमान है? उसमें कितने सदस्य जरा बताओ तो। आप कह रहे हो कि वहां प्रजा मंडल है, तो जरा बताओ अभी भी है क्या वहां प्रजा मंडल, और अगर है तो बताओ उसमें कितने मेंबर है? केटी शाह क्या कह रहे हैं? यह हो सकता कि समस्त सदस्य उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ना हो जहां तक कि उसका शासक के लेख द्वारा प्रसार होता है। ये कम से कम इस पारिभाषिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है कि जम्मू कश्मीर के विधायी निकाय की सत्ता है, और भविष्य में इन विषयों में जिस उदाहरण का हमने पालन किया उसके अनुसार इस निकाय को कम से कम आधे सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार है। वो ये कह रहे हैं कि वहां प्रजामंडल तो है ना, तो सिद्धवा जी ने कहा बताओ कहां है प्रजामंडल और उसमें कितने मेंबर है? तो प्रोफेसर केटी शाह ने कहा मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने कुछ कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसे हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हैं, तो कुछ मेंबर्स उधर चले गए हैं, लेकिन फिर भी मेंबर्स तो है ना, मेंबर्स है तो आप आधे मेंबर्स का चुनाव प्रजामंडल से करवा दो, आधे मेंबर्स आप मनोनीत करवा दो वहां के महाराजा द्वारा। आपने जगह जगह इस सिद्धांत को अपनाया है, तो फिर यहां इस सिद्धांत का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? वो कह रहे हैं मूल प्रस्ताव में कश्मीर के सब प्रतिनिधियों का नाम निर्देशित किया जाना अपेक्षित है, और वो भी प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर। हमने ये मान लिया है कि वह सरकार अथवा वो प्राधिकारी कश्मीर की जनसंख्या के बहुमत का प्रतीक है। यदि नए निर्वाचन होते हैं तो अवश्य में यह स्पष्ट हो जाता, पर परिस्थितियां बदल गई है और राष्ट्रीय पक्ष प्रबल हो गया है। सदन को यह तथ्य याद रखना चाहिए कि कश्मीर और जम्मू दोनों को मिलाकर उनकी जनसंख्या का 76% मुसलमान और 24% डोगरा तथा अन्य गैर मुसलमानों को मिलाकर हिंदू है। ये तो इस सदन को अपनी बुद्धिमानी से निर्णय करना है कि जनसंख्या के इस अनुपात के होते हुए भी और इस अरसे में जो कुछ घटनाएं हुई है उनके होते हुए क्या यह संभव है कि जब स्वयं सीमा प्रांत संकट में है और जबकि यद्यपि युद्ध रोकने की घोषणा करने पर भी संधि पत्र पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और राज्य में शांति नहीं हो पाई, ठीक आधार पर निर्वाचन हो सके। कश्मीर का जो संकट है अथवा कश्मीर में किसी भयंकर दुर्घटना के कारण भारत का जो संकट है, उनको मेरे शब्दों द्वारा कहे जाने की अपेक्षा इस सदन की कल्पना पर छोड़ना अच्छा है। इस तरह का प्रश्न प्रोफेसर केटी शाह आपके सामने उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आपका संशोधन मैं समझ गया हूं,
आपका संशोधन क्या है? आपका संशोधन यह है कि नया निर्वाचन हो और सभा प्रतिनिधियों का निर्वाचन करे। आप कुल मिलाकर ये चाहते हो कि कश्मीर में निर्वाचन हो और वो जो निर्वाचन हो वो लोग मिलकर जम्मू कश्मीर से संविधान सभा के लिए मेंबर्स का चुनाव कर, आप ये चाहते हैं? तो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं मैं केवल यही चाहता हूं कि उनका निर्वाचन हो, उनका मनोनयन नहीं हो। और मनोनयन कौन करने वाला है? जम्मू कश्मीर के राजा वहां के प्रधानमंत्री की सलाह पर। वैसे आपको कोई बता सकता है वहां उस समय प्रधानमंत्री कौन है? वहां उस समय प्रधानमंत्री कौन है? हरि सिंह। अरे हरि सिंह महाराजा है भाई। शेख अब्दुल्ला, यस, शेख अब्दुल्ला वहां उस समय प्राइम मिनिस्टर है। तो कुल मिलाकर सिस्टम ये हो रहा है, शेख अब्दुल्ला की एडवाइस पर महाराजा हरि सिंह संविधान सभा के लिए कश्मीर के प्रतिनिधियों को मनोनीत करेंगे। प्रोफेसर केटी शाह इस सिद्धांत के विरोधी है। अध्यक्ष, आप ये भी कह सकते हैं कि सभा प्रतिनिधियों को भेजे। यदि ऐसा है तो साधारण निर्वाचन का प्रश्न कैसे उठता है? आप ये भी तो कह सकते हैं कि वहां का प्रजामंडल जो है वो मेंबर को भेजे, तो फिर निर्वाचन कहां हो रहा है? तो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं मैं खाली इतना कह रहा हूं कि निर्वाचन होना चाहिए। तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं यदि वह सभा का शेष भाग है तो इसमें क्या अंतर है? ऐसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे। प्रोफेसर केटी शाह जवाब दे रहे हैं मैं सुझाव रखता हूं कि वह अच्छा होगा कि यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन हो। लो, प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं मुझे तो लगता है कि वहां कश्मीर में आप चुनाव करो, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करो और चुनाव करा के संविधान सभा के मेंबर्स का निर्धारण करो। वयस्क मताधिकार के आधार पर तो संविधान सभा में कोई भी मेंबर नहीं आया था मीना साहब। संविधान सभा में कोई भी मेंबर वयस्क मताधिकार पर चुनकर नहीं आया था। ये बात बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। जिन राज्यों में जो प्रांत हुआ करते थे उस समय अंग्रेजों के टाइम के, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार, फॉर एग्जांपल मद्रास, फॉर एग्जांपल बॉम्बे, फॉर एग्जांपल बंगाल, ये वो थे जहां प्रांत थे, जहां राज्य सरकारें थी, वहां से भी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। वहां जैसे बॉम्बे का जो राज्य का विधानमंडल था, बॉम्बे का राज्य का विधानमंडल वहां संविधान सभा के सदस्यों को चुनकर भेजता था, यानी चुनाव अप्रत्यक्ष थे। प्रत्यक्ष चुनाव तो कभी हुए ही नहीं संविधान सभा के लिए, ये बात बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। पर प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं मेरी इच्छा तो यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो, पर यह हो नहीं सकता। यदि आप कश्मीर के लोकमत का सच्चा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह प्रजामंडल द्वारा करना चाहिए, जो राज्य का विधानमंडल है, चाहे ऐसा करना आपके लिए बहुत ही अप्रिय हो। ओके, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो कम से कम प्रजामंडल तो वहां पर काम कर रहा है, उस प्रजामंडल से आप चुनाव करवा लीजिए, चाहे भले ही आपको पसंद नहीं हो, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान, इस संदर्भ में सभा के समक्ष एक या दो बातें रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। गत सप्ताह ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अपना निकट संपर्क बनाए रखने की हमने पुष्टि की है। यदि हम अब इस कार्य को पूर्ण कर लें तो ये दोनों घटनाएं मिलकर अपना महत्व रखेगी। दूसरी बात मैं ये चाहूंगा कि सदन के लोग इस बात को समझे कि कश्मीर की स्थिति जैसी है। इस बीच बालकृष्ण शर्मा जी आ रहे हैं। क्या मैं माननीय संशोधन प्रस्तावक से यह जान सकता हूं कि प्रजामंडल का निर्वाचन कब हुआ? एक बार बताएंगे मुझे? तो केटी शाह ने कहा 1946 के नवंबर या दिसंबर में। तो बालकृष्ण शर्मा जी प्रश्न पूछ रहे हैं क्या कश्मीर में उस समय बर्फ गिरी थी? तो केटी शाह कह रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, निर्वाचन सर्दियों में ही होते हैं वहां पर। तो बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कारावास में थे, उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कारावास में थे, यानी शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। अब देखिए केटी शाह क्या कह रहे हैं। उस समय वे प्रधानमंत्री नहीं थे, वे कारावास में अवश्य थे। जैसे बालकृष्ण शर्मा जी ने कहा कि उस समय तो जिस दिन में चुनाव हुए थे उस समय तो वर्तमान प्रधानमंत्री कारावास में थे, तो केटी शाह ने कहा उस समय पहली बात तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, हाँ कारावास में जरूर थे। आप समझ रहे बात को? कारावास में जरूर थे लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। फिर आगे देखिए बालकृष्ण शर्मा जी क्या करें, सभा के वर्तमान सदस्य कहां है जरा बताओ तो। आप जिस प्रजामंडल की बात कर रहे हैं बार बार, वो है कहां पर? तो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं मैं नहीं जानता, आप कश्मीर के डाक खाने में पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करें कि वो मेंबर कहां है।
मुझे क्या पता, मैं तो कह रहा हूं प्रजामंडल से चुने जाने चाहिए। तो बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं पहले बता तो दो मेंबर है का, तो कह रहे हैं मुझे थोड़ी पता है, जाओ पोस्ट ऑफिस में पता करो कि कौन कहां रहता है। ऐसी बातें संविधान सभा में होती थी। मेरा साहब बड़ा रोचक वृतांत मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि संविधान सभा के मेंबर्स आपस में एक दूसरे से किस तरह से चर्चा कर रहे हैं। सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं, आर के सिद्धवा जी, क्या माननीय सदस्य ये जानते हैं कि प्रजा मंडल अब भी है? यदि है तो कहां है, उसकी सदस्य संख्या क्या है और उसके सदस्य कहां है, बताओ जरा। तो प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं, प्रजा मंडल को अपने सदस्यों के पते मालूम होना चाहिए। सदस्य इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता। यदि आप प्रजा मंडल से परामर्श करना चाहते हो और यदि आप कश्मीर की जनता का मत जानना चाहते हो तो प्रजा मंडल की बैठक के लिए कम से कम की गणपूर्ति हो सकती है। यदि आप नहीं चाहते हो तो इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। अरे भाई, मेंबर कहाँ है, कौन कहाँ पर है, इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रजा मंडल का एक गणपूर्ति होती है, कोरम होता है। माना कि कुछ सदस्य पीओके चले गए, माना कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए, पर कुछ तो होंगे, गणपूर्ति तो की जा सकती है ना, कोरम तो हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बालकृष्ण शर्मा जी क्या कह रहे हैं, क्या माननीय सदस्यों को यह विदित है कि प्रजा मंडल के कुछ अथवा अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए और जो रह गए हैं वे पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? अरे जो प्रजा मंडल के जो मेंबर्स हैं वो तो काफी लोग तो पाकिस्तान चले गए और कुछ जो लोग यहां रह गए हैं वो भी अभी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हम उनसे संविधान सभा के मेंबर कैसे चुनवाए? बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह को, क्या आप ये बात जानते हैं? ऐसा प्रश्न वो कर रहे हैं। तो केटी शाह कह रहे हैं मैं इस बात से परिचित नहीं हूं, कुछ लोग चले गए होंगे, मुझे क्या पता, चले गए होंगे, मुझे क्या पता, मैं तो इस बात को जानता नहीं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं यदि बाधा ना दी जाए तो समय की बचत होगी। उस समय कुछ बाधा उत्पन्न हुई होगी, कुछ मेंबर्स ने हंगामा किया होगा। तो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं मैंने सोचा कि मुझे माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, पर भविष्य में मैं उन पर ध्यान ही नहीं दूंगा। कौन क्या कह रहा है मुझे आपस में बात नहीं करनी है, मैं तो मेरी बात रखूंगा। सदन के समक्ष मैं 2 या 3 बातें रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि सदन कश्मीर की जनसंख्या के अनुपात को याद रखे, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके संबंध, वहां जो कुछ हो सकता है उसकी संभावना को याद रखें। मैं समझता हूं इस सदन को यह विदित ही है कि अब तक हमने लगभग 100 करोड़ कश्मीर पर खर्च किए, उसके प्रति फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है न मालूम। हमें कश्मीर में कितनी जान निछावर कर दी, पर हम अभी यहां तक भी नहीं पहुंच पाए कि वहां पर सामान्य दशा और पूर्ण शांति स्थापित हो सके। तब नेहरू जी बोल रहे हैं माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों का मैं घोर विरोध करता हूं। यहां हम कश्मीर के भविष्य पर वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, यहां विषय यह है कि कश्मीर से कौन लोग संविधान सभा में आए उसकी प्रक्रिया का निर्धारण कर रहे हैं, ऐसा पंडित नेहरू कह रहे हैं। अध्यक्ष आप कह रहे हैं हम केवल प्रस्ताव पर वाद विवाद कर रहे हैं, जो विषय प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं आते उसके संदर्भ में यहां बात करना न्याय संगत नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं श्रीमान मैं निवेदन करता हूं कि इन विषयों को मैं नहीं लूंगा, मैं उन पर टिक्का टिप्पणियां भी नहीं करूंगा, मैं केवल यह कहकर समाप्त करूंगा कि यह बड़ा गंभीर विषय है, सदन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं गंभीर से आपका क्या आशय है? तो केटी शाह कह रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि गंभीर से क्या आशय है और वो किस प्रकार से गंभीर है, विषय गंभीर है। तो माननीय मेंबर ने बोला अरे गंभीरता से मतलब तो बताओ कि गंभीर कैसे है, मुझे मालूम नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा, पर मामला गंभीर है। तो मामला गंभीर है। आगे जरा देखिएगा जसपत राय कपूर साहब क्या कह रहे हैं, गंभीर बात यह है कि माननीय सदस्य कश्मीर से इतने अनभिज्ञ हैं कि वे ये भी नहीं जानते कि प्रजा मंडल के सदस्य कौन थे और कहां हैं। तो प्रोफेसर केटी साहब वापस जवाब दे रहे हैं इस सदन के लिए इस विषय के सब पहलुओं पर विचार करना और फिर उस पर निर्णय करना बड़ा महत्व का विषय है। श्रीमान मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। इसके बाद सिब्बल लाल सक्सेना जी का नाम आता है, लेकिन वो कोई संशोधन पेश नहीं करते। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे ओके जितने संशोधन आने थे वो आ गए हैं, अब तो हमको क्या करना चाहिए, अब इस पर चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा में कौन आएगा? किसने वादा किया था, किसने कहा था कि मुझे अपनी बात रखनी है? मेरा शाब्दिक संशोधन था इसलिए मैं रख नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी बात रखनी है। एच.वी. कामत साहब। और कौन आएंगे? और आएंगे हजरत मोहानी जी, जिन्होंने कहा मुझे रखने दीजिए अपनी बात को। देखे पहले कौन आ रहा है, कामत साहब आ रहे हैं। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय इस सदन में इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि हम बहुत प्रश्न है
प्रश्न है कि शीघ्र ही हमारे प्रधानमंत्री के शब्दों में कश्मीर की सौंदर्यपूर्ण भूमि के जिसका सौंदर्य इतनी लूटमार में भी बना हुआ है प्रतिनिधि इस महान सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिस विषय पर हम आज विचार विमर्श कर रहे हैं उसको आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। मेरे मित्र प्रोफेसर शाह ने सर्वप्रथम कश्मीर के स्थान में जम्मू एंड कश्मीर रखने का संशोधन प्रस्तुत किया। क्या मैं उनको ये बता दूं कि इस विषय के बारे में माननीय श्री गोपालास्वामी आयंगर ने जो कुछ कहा उसके बाद संशोधन केवल एक मसौदा संबंधी संशोधन के रूप में ही रह जाता है। माननीय श्री गोपालास्वामी आयंगर ने हमें ये आश्वासन दिया कि यद्यपि केवल कश्मीर शब्द का ही प्रयोग किया गया पर आशय समस्त राज्य से ही है। यदि प्रोफेसर शाह संविधान के प्रारूप की प्रथम अनुसूची के भाग 3 को देखने का कष्ट करेंगे तो उनको विदित होगा कि इस राज्य का उल्लेख केवल कश्मीर के रूप में ही किया गया है। इसके पश्चात प्रोफेसर शाह द्वारा पेश किए गए संशोधन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और न ही वो न्याय संगत है, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। माननीय श्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में मेरे मन में कुछ बातें उत्पन्न होती हैं और मैं ये निवेदन करता हूं कि अपने उत्तर में वे कृपा करके इन विषय पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम हमें ये नहीं बताया गया या शायद मैंने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री की मंत्रणा से शासक द्वारा इस राज्य से कितने सदस्य और प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन किया जाएगा। एचवी कामत साहब ने इस बात को सुना नहीं था, लेकिन आपको तो मालूम है ना कितने सदस्य आएंगे कश्मीर से, जरा बताओ तो कितने मेंबर आएंगे? अंशु जी ने कहा 4। बिल्कुल, एचवी कामत साहब इस बात को सुन नहीं पाए भाई। 4 मेंबर लेने हैं पर एचवी कामत साहब इस बात को सुन नहीं पाए थे। तो एम गोपालास्वामी आयंगर कह रहे हैं मैंने 4 का उल्लेख किया था। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं मुझे दुख है कि मैंने ये सुना नहीं। सदस्यों की संख्या 4 है। मैं आशा करता हूं कि गत जनगणना से जो जनसंख्या के अंक थे उनको हम मान लेंगे। इस प्रकार से वो बात अपनी कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं मैं आशा करता हूं कि गत जनगणना में जो जनसंख्या के अंक थे उनको हम मानेंगे। इस संदर्भ में ये बात पैदा होती है कि क्या केवल जम्मू कश्मीर का ही नहीं वरन लद्दाख का भी प्रतिनिधित्व होगा। मेरा आशय मीरपुर और पुंछ सहित समस्त राज्य क्षेत्र के संदर्भ में। माननीय श्री गोपालास्वामी आयंगर ने यह कहा कि कुछ माह पूर्व तक कश्मीर की हालात कुछ अस्थिर सी थी पर अब स्थिर होती जा रही है। हमारे लिए बड़ा ही सुखद समाचार है और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। कृतज्ञता की ये बात की स्थिति तेजी से सुधरती जा रही है। कश्मीर के कुछ क्षेत्रों के बारे में जो पहले पाकिस्तान के अधिकार में था और जो गलत रूप से आज़ाद कश्मीर कहा जाता था, कुछ विरोधी अफवाहें उड़ी थी तथा समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे कि यूएनसीआईपी के संकल्प ऐसा बोल ही रहे होते कि बाल कृष्ण शर्मा जी बीच में आए। उन्होंने कहा श्रीमान किया इस तथ्य की और मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं कि इस प्रकार की बातें नियम विरुद्ध मानी जानी चाहिए। हम कश्मीर के संपूर्ण रूप पर यहां विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल कश्मीर के प्रतिनिधित्व के विषय पर। अध्यक्ष साहब, मैं उनका ध्यान इस और आकर्षित करने ही वाला था कि इस प्रकार की टिप्पणियां पूर्णतया असंगत है। फिर कामत साहब फिर वापस आते हैं। मैं आपके आदेश को सिरोधार्य करता हूं और मैं और आगे इस तरह के विषय को नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अब आगे की बात को लूंगा और वह यह है इस सभा में कश्मीर से प्रतिनिधित्व की रचना। मैं कभी अपने जीवन में पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं रहा। कभी भी मैंने पृथक निर्वाचनों का समर्थन नहीं किया जिनके आधार पर इस देश में और यहाँ तक कि सदन तक का निर्वाचन हुआ। हम सबको ये बात भली भांति विदित है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर इस सदन के लिए सदस्यों का निर्वाचन हुआ। उस समय मैंने ये आशा की थी कि इस स्थिति का शीघ्र ही अंत होगा। कल ही तो हमने इस काम को पूरा किया है जिसको हमने किसी समय गत वर्ष में अथवा कुछ माह पूर्व प्रारंभ किया था। अर्थात जिस काम को हमने 18-21 माह पहले शुरू किया था और जिसके द्वारा हमने पृथक निर्वाचनों का समाप्त किया था। अब अध्यक्ष साहब बोलेंगे अरे साहब हम पृथक निर्वाचन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसमें पृथक निर्वाचन का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं मैं उस बात पर आ रहा हूं। इस बात को प्रोफेसर शाह ने कश्मीर की जनसंख्या के बारे में उल्लेख किया था कि वहां कितने हिंदू है कितने मुसलमान है, इसलिए मैंने ये बात करी थी। एचवी कामत साहब ऐसी बात कह रहे हैं। फिर ऐसी बात कर रहे थे तभी थोड़ा और विषय से जब हट गए तो पीके सैन साहब ने कहा अरे श्रीमान आप फिर अपने विषय को दूर होते जा रहे हैं, आप मूल विषय पर बात करिए।
तो ऐसी चर्चा संविधान सभा में चल रही है, आप देख सकते हैं। चर्चा चलते चलते कहाँ पहुँच गई? कश्मीर से चलता चलते चलते हैदराबाद पहुँच गई। हैदराबाद से संविधान सभा में कौन आया, इस विषय पर चर्चा आ गई। हैदराबाद जाकर आया हूँ अभी थोड़े दिन पहले ही। मौसम यहाँ की तुलना में काफ़ी ठंडा है। तो अब हैदराबाद की जैसे ही चर्चा आई तो एक मेंबर ने कहा, अरे आप कहाँ चले गए? इधर कश्मीर, इधर हैदराबाद, दोनों एक दूसरे दिशा में विपरीत है, आप कहाँ चले जा रहे हैं? पीके सेन साहब कह रहे हैं, श्रीमान एक औचित्य प्रश्न है, माननीय सदस्य फिर विषय से दूर हो रहे हैं और उनकी बात इस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं रखती है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, मेरा यह विचार है कि अन्य राज्यों का उल्लेख करना यहाँ अनावश्यक है और असंगत है। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं, मैंने सोचा कि राज्य के रूप में कश्मीर जो भारतीय संघ में प्रवेश कर चुका है वह अन्य उन राज्यों के समान ही है जो भारतीय राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और इस विचार से मैं यह। तो फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, जहां तक मुझे विदित है भोपाल और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्य भारत में प्रवेश कर चुके हैं और न केवल प्रवेश कर चुके हैं बल्कि संविधान सभा में उनके मेंबर कौन कौन है ये भी तय हो चुका है। वे तो इस सभा में आ ही गए। जहां तक हैदराबाद का संबंध है, मैं नहीं जानता हूं कि ये प्रवेश की किस स्थिति में है, पर और सब राज्य जिनका प्रवेश के संदर्भ में कोई संदेह नहीं है, वे सब सिवाय कश्मीर और भोपाल के आ ही गए हैं और कश्मीर को लाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं, जहां तक हैदराबाद का संबंध है, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, यह प्रश्न अभी नहीं उठता है, यह आवश्यक नहीं है, मैं स्वयं बाद में आपको सूचना दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में लंबे समय तक कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, उसी विषय पर चर्चा चल रही है। और जैसे हमारे रविशंकर भाई कह रहे हैं, कोई नहीं आया हैदराबाद से, यस ये बात ठीक है, लेकिन जैसे एचवी कामत साहब बोल रहे हैं तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, ये विषय आपका विषय नहीं है, अभी विषय कश्मीर है, तो उसी पर अपना आपको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। खैर ये सारी बातें हो रही है और किस तरह से बातें हो रही है आप देख सकते हैं। जैसे ही एचवी कामत साहब हैदराबाद के बारे में कह रहे हैं तो आगे वो देखिए वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष जी कि ये हैदराबाद की बात मत करिए। तो वापस कामत साहब आ रहे हैं, गत बजट संबंधी सत्र में गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि हैदराबाद और कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यों के समान है जो भारतीय संघ में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने केवल ये आशा की थी, मैंने आग्रह नहीं किया था। तो आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं, इस सदन में प्रतिनिधि भेजने का विषय बहुत सरल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये फालतू विषय माननीय सदस्य द्वारा क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फिर नेहरू जी आ रहे हैं, अब जवाहरलाल नेहरू भी आ रहे हैं, देख लीजिए क्या कह रहे हैं नेहरू जी। माननीय सदस्य असंगत प्रसंग पर बोलने में दक्ष हैं, वे ये ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं कि क्या क्या हो चुका है। लगभग समस्त राज्य जो प्रवेश कर चुके हैं उनके प्रतिनिधि यहां हैं सिवाय कश्मीर को छोड़कर। तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय आपने स्वयं ये कहा था कि भोपाल का प्रवेश हो गया है पर अब तक उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। मैं नहीं समझ पाता हूं कि मैं इस विषय में असंगत हूं या कोई भूल रहा है। मेरे पास एक तालिका है जिसमें इस समय इस सदन में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या दी हुई है। अध्यक्ष साहब कह रहे बात क्या है, नेहरू जी कह रहे वो असंगत बातें करने में दक्ष है और एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि मैं असंगत बात कर रहा हूं या कोई और भूल रहा है। मेरे पास लिस्ट है भाई, उसमें कश्मीर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये ठीक है, भोपाल का भी नहीं है, हैदराबाद से भी कोई नहीं आया, ये मेरे पास लिस्ट है ना। तो एचवी कामत साहब वापस बोल रहे हैं, श्रीमान मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अभी इस सदन में 21 सदस्यों को स्थान ग्रहण करना है और मैं ये आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस और कदम उठाया जाएगा कि बाकी 21 सदस्य जम्मू कश्मीर राज्य के सदस्यों के सहित इस महत्वपूर्ण सत्र के दौरान इस सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि बाधाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मैं इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था, पर मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री ने मेरे तर्कों की धारा को गलत समझा और मुझे बाधा देना ठीक समझा। श्रीमान मेरी ये अंतिम बात है और मैं अब भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा बेसब्र नहीं, मैं खिन्न हो रहा हूं। संविधान सभा में इस तरह की चर्चा चल रही है 27 मई 1949 को। हाँ सर जी, अनुच्छेद 370 71 कैसे लागू हुआ था, ऐसे लागू हुआ था, ऐसे ऐसे।
आने दीजिए ना, 17 अक्टूबर 1949 जब आएगा उस दिन बात करेंगे 306A के रूप में किस तरह से आया था और नाम बन गया 370। ठहरो जरा, रुको जरा, रुको। चलिए, तो इस तरह से ये बातें हुई, किस तरह से बात हुई मैंने आपके सामने रख दी है। अब आ रहे हैं मौलाना हजरत मोहानी जी, वो क्या कह रहे हैं। श्रीमान श्री आयंगर के प्रस्ताव का मैं इस आधार पर विरोध नहीं कर रहा हूं कि इसके द्वारा यह चाहा गया कि कश्मीर के प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन हो, न इस आधार पर कि मेरे कुछ माननीय मित्रों ने संशोधन प्रस्तुत किए, जिनमें से कुछ ने यह कहा कि 50% का निर्वाचन हो, 50% का नाम निर्देशन हो। अब भाई देखिए, आज की इस वर्कशॉप के बाद में तो कोई ये नहीं कहना चाहिए कि संविधान सभा में देशी रियासतों से सदस्य केवल मनोनीत हुए, ये कोई नहीं कहेगा। 50% निर्वाचित, 50% मनोनीत, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कम से कम आज की चर्चा के बाद तो ये पक्का कंफर्म हो गया। खैर, चाहे 100% का निर्वाचन हो, चाहे नाम निर्देशन, मुझे इसकी चिंता नहीं है, परंतु जिसका मैं विरोध करता हूं वो बात यह है, क्या है, वास्तव में मैं जानता तो नहीं, पर इस समय कश्मीर से संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पंडित नेहरू नाराज हो गए क्योंकि वे ये कहते हैं कि प्रवेश पूर्ण रूप से हो चुका है और प्रवेश में कोई संदेह नहीं रहा। वे कहते हैं कि कश्मीर भारत में प्रवेश कर चुका है और उसको इस संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए मांग करने का पूरा अधिकार है। यद्यपि इस विषय पर मुझे अपने मित्र श्री आयंगर से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर मुझे उनसे एक प्रश्न पूछना है। मैं प्रधानमंत्री के इस विचार को मान लेता हूं कि प्रवेश पूर्ण रूप से हो चुका है, यद्यपि मुझे इस बात में संदेह है कि वे पूर्णतया ठीक कहते हैं या नहीं, क्योंकि एक बार नहीं तो 2 बार नहीं, वर अनेकों बार वे ये कह चुके हैं कि ये प्रवेश कश्मीर के लोगों के जनमत के अंतिम निर्णय पर आश्रित है। बेशक अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, उन्होंने एक कठिनाई पैदा कर दी है और उनकी चाल ये है कि वह जनमत अब कभी नहीं होगा और इसलिए वे ये कहते हैं कि कश्मीर पूर्ण रूप में हो चुका है प्रवेशित और उसके प्रति कोई संदेह नहीं है। ये मानते हुए भी मैं श्री गोपाला स्वामी आयंगर से ये पूछना चाहता हूं कि वे भारतीय सरकार के निर्णय की प्रत्याशा क्यों करते हैं और इस बात का प्रस्ताव इस समय प्रस्तुत क्यों करते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस समय क्यों, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि उन सब राज्यों में जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं, स्थायी रूप से उन राज्यों के शासकों को निवृत्ति देकर, वेतन देकर अलग कर दिया है और प्रशासन कार्य भारतीय सरकार अथवा किसी प्रांतीय सरकार ने ले लिया है। कश्मीर सरकार की क्या स्थिति होगी इस विषय में मैं नहीं जानता हूं कि भारतीय सरकार अथवा प्रधानमंत्री के मन में क्या है। प्रवेश के पश्चात क्या उनको भी सेवानिवृत्त देकर, वेतन देकर अलग कर दिया जाएगा और प्रशासन कार्य भारत सरकार अपने हाथ में लिया जाएगा? क्या ऐसी बात है? तब तो मैं ये कहूंगा इस बात पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और जब निर्णय नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में कश्मीर के महाराजा की कोई सत्ता नहीं है, अतः संविधान सभा के लिए उनके द्वारा प्रतिनिधियों के नाम निर्देशन का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं कहता हूं ये सब बातें समय से पूर्व है, जब तक आप कश्मीर सरकार की स्थिति और महाराजा की स्थिति के बारे में निर्णय न कर ले। अब हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि आपने जगह जगह पर राजा महाराजाओं को जब भारत में विलय करवाया तब आपने राजाओं को पेंशन देकर विदा कर दिया, फिर कश्मीर में ये क्यों है? आप पहले कश्मीर में स्थिति स्पष्ट कीजिए। वहां जब राजा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो जब राजा का अस्तित्व नहीं है तो फिर राजा कैसे संविधान सभा के लिए मेंबर भेजेगा? ऐसा हजरत मोहानी जी कह रहे हैं। अब आ रहे हैं पंडित नेहरू इनका जवाब देने के लिए। क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरे माननीय साथी के इस अति सरल प्रस्ताव के कारण कुछ सदस्य लगभग उन समस्त संबंधित विषयों का उल्लेख करने के लिए प्रेरित हुए हैं जो इस प्रस्ताव के विषय में नहीं है, वरन कश्मीर के विषय में, और इस प्रकार हम कश्मीर के इस महान, जटिल और कठिन समस्या पर सोचने के लिए प्रेरित हो गए। इस प्रसंग में यह जरा कठिन सा हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को सदन के समक्ष रखे हुए सरल प्रस्ताव पर ही सीमित रखे। फिर भी मैं इस प्रस्तावना से परे नहीं जाना चाहता हूं और ना मैं ये समझता हूं कि यह सदन उससे परे जाएगा। सदन के समक्ष बड़ी सरल प्रस्तावना है। इस समय मैं ये कह दूं कि प्रोफेसर शाह के पांडित्य और ज्ञान का मैं बड़ा प्रशंसक हूं, फिर भी आज जो कुछ उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा, केवल उसे ही सुनकर नहीं वरन अनेक वर्षों तक कश्मीर के बारे में जो कुछ उन्होंने ही किया तथा कहा, उनको समझकर मुझे आश्चर्य हुआ।
मेरा भी कश्मीर से अनेकों रूप से संबंध रहा है और एक प्रकार से तो मैं भारत के किसी अन्य भाग की अपेक्षाकृत कश्मीर का ही अधिकतर हूँ। कश्मीर में स्वतंत्रता के युद्ध से मैं संबंधित रहा हूँ और वहाँ अनेकों समूह, बहुत से लोगों, महाराजा से लेकर तुच्छ से तुच्छ व्यक्तियों तक अनेक व्यक्तियों से मैं परिचित हूँ। अतः यदि सदन में मैं कुछ कहने का साहस करूं तो मैं प्रोफेसर शाह इस विषय पर जितना अधिकार रखते हैं उससे अधिक अधिकार तो मैं रखता हूं। प्रधानमंत्री होने के नाते से नहीं, वरन एक कश्मीरी होने के नाते से तथा एक भारतीय होने के नाते से जो इन विषयों से संबंधित रहा है, मैं बोल रहा हूं। प्रोफेसर शाह द्वारा यह प्रस्ताव सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि कश्मीर के तथाकथित प्रजा मंडल इस सदन में प्रतिनिधि भेजे। यदि प्रोफेसर शाह कश्मीर की बाबत कुछ जानते होते तो उनको ये जानना चाहिए कि कश्मीर में प्रजा मंडल से अधिक अस्तित्वहीन संस्था कोई और है ही नहीं। उनको ये जानना चाहिए कि सारी की सारी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत गत निर्वाचन हुआ था आश्चर्यजनक और तमाशा के समान थी। उनको ये जानना चाहिए कि कश्मीर के समस्त शिष्ट जनों द्वारा उसका बहिष्कार किया गया था। निर्वाचन भयंकर शीतकाल में किया गया था जिससे कि लोग निर्वाचन स्थलों में जा ही ना सके और कश्मीर की सर्दी ऐसी है जिसका शायद इस सदन के सदस्यों को कोई अनुभव नहीं है। एक माननीय सदस्य ने वहां की सर्दी के बाबत मुझसे पूछा था और ये पूछा था कि क्या बर्फ गिर रही थी, पर ठंडे देश में जब बर्फ गिरती है उस समय गर्म मौसम कहा जाता है। सर्दियों में बर्फ गिरने वाले मौसम में तापक्रम 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तापक्रम गिर जाता है। निर्वाचन उस समय किए गए थे जब सड़कें बंद थी, जब दर्रों में कोई निकल ही नहीं सकता था। वास्तव में मतदाताओं के लिए बाहर निकलना असंभव था। इसके अलावा इन कठिनाइयों के होते हुए भी, जिनमें एक कठिनाई ये भी थी कि उनके कश्मीर के राष्ट्रीय संस्था के नेता शेख अब्दुल्ला तथा अन्य लोग जेल में थे। इन सब बातों के होते हुए भी जब कश्मीर के राष्ट्रीय सम्मेलन ने इन चुनावों को लड़ना निश्चित किया तो उनके उम्मीदवारों को बंदी बना लिया गया और सब तरह के रोड़े अटकाए गए और ये स्पष्ट था कि उनको चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया गया। अतः उन्होंने इसका बहिष्कार करने का निर्णय किया और उन्होंने बहिष्कार किया, जिसका फल ये हुआ कि कश्मीर के संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन ने उन निर्वाचनों का बहिष्कार किया। अब पंडित नेहरू जी जो है क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जिस प्रजा मंडल की आप बार बार बात कर रहे हैं वो प्रजा मंडल अस्तित्व में ही नहीं है, उस प्रकार की अस्तित्वहीन कोई संस्था वहां पर है ही नहीं, नेहरू जी कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रजा मंडल के जिन चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो वहां कोई चुनाव तो था ही नहीं, वो तो एक तमाशा था। वहां भयंकर सर्दी पड़ रही थी, वहां चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था, सड़कों पर लोग कोई आए नहीं, लोग उन्हें चुनाव में भाग किसी तरह से लिया नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला ने जब चुनाव में भाग लेना चाहा तो उनको बंदी बना लिया, उनको जेल में डाल दिया। तो वो चुनाव एक तरह से तमाशा बीन था। ऐसा पंडित नेहरू कश्मीर की वस्तु स्थिति से संविधान सभा को रूबरू करवा रहे, आप ऐसा देख सकते हैं। उनका एक लंबा भाषण हो रहा है और फिर जैसे भाषण जब चल रहा होता है तो रामलिंगम चेटियार खड़े होते हैं और वो कह रहे हैं नहीं सर अब इस प्रस्ताव पर वोटिंग करवा लो। ठीक है, प्रस्ताव पर वोटिंग करवा लेते हैं। गोपाला स्वामी जी बोल रहे हैं, उससे पहले प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में गोपाला स्वामी जी सारे उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं जो प्रोफेसर के.टी. शाह और हसरत मोहानी जी और संविधान सभा के अन्य सदस्यों के द्वारा उठाए गए, चाहे वो कश्मीर के विषय को लेकर हो, चाहे वो कश्मीर के नाम को लेकर हो और चाहे वहाँ के शासक और प्रधानमंत्री की स्थिति को लेकर हो। फिर वो एक कह रहे हैं कि केवल एक विषय है जिसका मुझे उल्लेख करना है और वो ये है कि मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने एक प्रश्न उठाया कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हो, जब हर राज्य में मुख्यमंत्री है तो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर कैसे है। इस संदर्भ में कि प्राइम मिनिस्टर शब्द के प्रयोग से वे कदाचित घबराए हुए से प्रतीत हुए, वे प्रीमियर शब्द को उसके स्थान पर रखना चाहेंगे। दुर्भाग्य से मैं उनके सुझाव को यह मानने में असमर्थ हूं क्योंकि राज्य की संवैधानिक विधि के द्वारा कश्मीर में मंत्रिमंडल का मुखिया प्राइम मिनिस्टर के नाम से विदित है और जब तक ये वहां है तब तक हमें इसी पदावली का प्रयोग करना होगा क्योंकि कश्मीर के संविधान में ये ही लिखा हुआ है कि वहां प्राइम मिनिस्टर होगा। मुझे और भी बातों का उल्लेख करना चाहिए पर अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन जिसका सुझाव मेरे मित्र प्रोफेसर शाह ने दिया, कश्मीर की वर्तमान दशा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष साधारण निर्वाचन संभव नहीं है। खैर संविधान सभा में कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष तो चुनकर आए ही नहीं था, आप और हम सब जानते ही हैं। इसके बाद में वोटिंग होती है कश्मीर के विषय पर। आप देख सकते हैं जितने भी जो सुझाव आए थे, जितने भी जो संशोधन आए थे वो सब अस्वीकार कर दिए गए और
गोपाला स्वामी अयंगर साहब ने जो प्रस्ताव रखा वो स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं, आज के दिन से पहले, आज 27 मई 1949 है, ऐसी कोई डेट डाल दूं और मैं ऐसे प्रश्न पूछ लूं कि उस दिन कश्मीर से संविधान सभा में कौन मेंबर के रूप में आया, तो कम से कम 27 मई 1949 की ये जो बहस आप जो देख रहे हो, उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आज तक तो संविधान सभा में कश्मीर से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। यही तो बात पता होनी चाहिए। कश्मीर से जो लोग आएंगे, आगे संविधान सभा में आएंगे, जब रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे, कौन कौन लोग आएंगे, उन सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। यही तो बात अपने को क्लियर करनी है भाई। बार बार ये कहा जाता है कि संविधान सभा में 300 मेंबर थे, 300 मेंबर थे, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 284 ने। कौन कौन सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, आप रोजाना नाम देख ही रहे। और अभी एच वी कामत साहब ने भी कहा कि जो संविधान सभा में सीट्स जो है उनमें से 21 स्थान अभी रिक्त पड़े हैं। उनमें हैदराबाद भी है, उनमें भोपाल भी है, उनमें कश्मीर भी है, और कश्मीर के लिए स्थान कितने, 4 है। ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होगा, यहीं क्लियर होगा। इस तरह की बहस को हूबहू देखने से ही क्लियर होगा। अब अनुच्छेद पर चर्चा की जाएगी। तो अनुच्छेद आ रहा है 106। अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि संशोधन पर एक संशोधन है, चूंकि वह संशोधन पेश नहीं किया गया तो यह संशोधन भी रह जाता है। फिर टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं कि वह संशोधन संख्या 1883 में आ जाता है और मैं अपना संशोधन पेश करूंगा। अब संविधान सभा में संशोधन लाए जाएंगे, नए नए अनुच्छेदों पर और चर्चा होगी। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगा, दिल्ली में या दिल्ली के अलावा कहीं और पर। आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में एक ही ऐसी संस्थान है जो कहां स्थित होगी उसका उल्लेख किया हुआ है। हमारी संसद दिल्ली में है, सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठते, सबको पता है। मंत्रिपरिषद के सारे ऑफिसेज वहां दिल्ली में है, सबको पता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, सबको पता है। बहुत सारी, राष्ट्रपति जी का भवन जो है वो दिल्ली में, सबको पता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में होगा, संसद दिल्ली में होगी, प्रधानमंत्री का घर दिल्ली में होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कौन से अनुच्छेद में लिखा, जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जूम वालों और यूट्यूब वाले जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? बताओ। 124 रविशंकर जी गोयल, बिल्कुल गलत। पाइन गलत। विराट, ये आरसीबी हार कैसे गई भाई? 130 में लिखा हुआ है, 130 में लिखा हुआ है भाई। अनुच्छेद 130 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होगा और उसकी कोई बैठक कहीं अन्य जगह पर करनी है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसा कर सकेंगे। खैर, पढ़ते हैं आगे। तो एक अनुच्छेद आ रहा है, अनुच्छेद है 106, उसमें कोई संशोधन आया है, तजमुल हुसैन साहब का है। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि 106 के खंड 1 में हाईकोर्ट जो शब्द लिखा है वो बार बार आ रहा है। उसके पश्चात आप डूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। एक्चुअली में आप जानते हैं कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो सकते हैं वापस। आपको पता है कि नहीं ये बात? और आपको ये मालूम होना चाहिए भाई कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हैं, वो भी आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128 को अगर आप देखेंगे तो ये सब जानकारी आपको मिलेगी। खैर, अब वो अनुच्छेद आ रहा है जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ स्थित होगा। वो अनुच्छेद आ रहा है, अनुच्छेद है 108, जिसे हम लोग आजकल अनुच्छेद 130 के नाम से जानते हैं। क्या है, एच वी कामत साहब उस पर संशोधन लेकर आ गए हैं। वो संशोधन एक्चुअली में अनुच्छेद कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित होगा और उसकी जो बैठकें हैं वो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेकर कहीं और बैठकें आयोजित करा सकेंगे, ये अनुच्छेद है। और उस पर एक संशोधन आ रहा है।
संशोधन लेकर आए एच.वी. कामत साहब। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। वो कह रहे हैं एच.वी. कामत साहब के नहीं, आप स्थान का नाम मत लिखिए, आप तो ये लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट वहां स्थित होगा जहां पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमोदन करने के पश्चात तय करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या किसी और जगह पर होगा ऐसा मत लिखिए। ये एक संशोधन कौन लेकर आए? एच.वी. कामत साहब लेकर आए। जिस रूप में यह अनुच्छेद विद्यमान है, मेरी तुच्छ राय में उसकी शब्दावली सुंदर नहीं है। जिस समय हमने इस संविधान के एक एक अनुच्छेद पर विचार करना प्रारंभ किया, उस समय से ये पहला अवसर है कि हमारे सामने एक ऐसा अनुच्छेद आया जिसमें यह दिया गया है कि राज्य का एक विशिष्ट विभाग एक विशिष्ट स्थान पर होगा। हम संसद के सदनों के अधिवेशन का स्थान नियत करने वाले अनुच्छेद को देखा, राष्ट्रपति के निवास का अनुच्छेद हमने देखा, बहुत महत्वपूर्ण विभागों के अनुच्छेदों को हमने देखा, लेकिन किसी में हमने ये नहीं लिखा कि पर्टिकुलर उस जगह पर होगा। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित होगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा एच.वी. कामत साहब ने प्रश्न उठाया। वो कह रहे क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर से ये निवेदन कर सकता हूं कि इस अनुच्छेद में ये उल्लेख करना कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वे क्यों आवश्यक समझते हैं? भारत की राजधानी के प्रश्न पर पूरा का पूरा संविधान मौन है। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये कहां लिखा हुआ है? जब संविधान मौन है भारत की राजधानी के संदर्भ में, आज भारत की राजधानी दिल्ली है, कल भारत की राजधानी कुछ और हो गई, पर आपने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये लिख दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो राजधानी के साथ साथ जाएगा, तो फिर क्या संविधान में आप संशोधन करोगे क्या? ऐसा एच.वी. कामत साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे देश की राजधानी का कोई जिक्र संविधान में नहीं है। इस सदन में एक संशोधन भी आया था जिसको किसी कारणवश पेश नहीं किया गया था, पर मुझे ये बताया गया कि मेरे मित्रगण इस विषय के पीछे दूसरे रूप से पड़े हुए हैं। भारत की राजधानी बदलने की आवश्यकता अथवा वांछनीयता का बहुधा उल्लेख किया जाता है। खैर, इस बात का विरोध किए बिना तथा इस और प्रयत्न किया जाएगा उसके होते हुए भी मैं यहाँ इस प्रश्न पर केवल इस औचित्य के आधार पर विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जबकि इस प्रश्न पर समस्त संविधान मौन है, तो इस अनुच्छेद में दिल्ली का जिक्र राजधानी के रूप में क्यों लाया जाए? क्या ये अधिक वांछनीय अथवा सुखद नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के लिए स्थान पसंद करने के कार्य को हम चीफ जस्टिस और भारत के राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दे? ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 क्या कहता है? भाई जरा जल्दी से बताओ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 क्या कहता है बताइए, झूम वाले भी और यूट्यूब वाले भी। 129, वेरी नाइस सुरेश भाई। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसका निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों को मानने होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय अगर कोई नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पावर है कि वह अपने निर्णय की अवमानना पर अवमानना के लिए दंडित कर सके। गुरुजी, भारत का संविधान किसने लिखा? किसने लिखा से क्या मतलब है आपका? पहले मुझे ये बताओ, किसने लिखा? मतलब हाथ से कह रहे हो तो आपने नाम सुना है प्रेम बिहारी, आपने नाम सुना है भाई, ये मालूम होना चाहिए। नंदलाल बोस का नाम सुना है, डिजाइनिंग। तो फिर हाथ से लिखने का अगर आप प्रश्न है आपका तो बात अलग है, बाकी तो संविधान सभा के सारे मेंबर्स ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। अंबेडकर उसमें टॉप भूमिका में है। ठीक है, चलिए अब अंबेडकर साहब खुद एक संशोधन लेकर आए। वो क्या कह रहे हैं अंबेडकर साहब? वो कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यानी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होता है और अपनी अवमानना पर उन्हें सजा देने का अधिकार है। इस प्रकार का एक अनुच्छेद लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। आगे वो कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट शैल सीट इन दिल्ली और एट सच अदर प्लेसेस or other place or places as the Chief Justice of India may with the approval of the President from time to time। ऐसा
संशोधन लेकर आए हैं और एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि आप जगह का उल्लेख क्यों कर रहे हो। जसवंत राय कपूर साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट शैल सीट इन दिल्ली और एट सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। वो कह रहे हैं श्रीमान इस संशोधन को पेश करने के पक्ष में मेरा यह तर्क है कि मुझे यह विश्वास है कि जिस अर्थ के प्रतिपादन के लिए अनुच्छेद 108 के है 108 अ है मतलब ए है, वह अर्थ इस अनुच्छेद से प्रतिपादित नहीं होता। वो इस तरह की बात कह रहे हैं जसवंत राय कपूर साहब। तो आप देख लीजिए क्या कि आज जो है टीटी कृष्णमाचारी जी भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं प्रारूप समिति के एक मेंबर के रूप में, गोपालास्वामी अयंगर साहब भी विचार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी विचार व्यक्त कर रहे हैं। यानी आज प्रारूप समिति के एक एक मेंबर बड़े फम में हैं। अकेले डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो भार है उसको कम करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी भी विचार रख रहे हैं और साथ ही साथ गोपालास्वामी अयंगर साहब भी विचार रख रहे हैं और संविधान सभा के मेंबर्स का जवाब देते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से संविधान आगे बढ़ रहा है। ये ले लीजिए, ये इस पर वोटिंग हो जाएगी और संशोधन जो स्वीकार करने हैं वो संशोधन स्वीकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अनुच्छेद जो है जिस पर मुझे बात रखनी है वो अनुच्छेद थोड़ा थोड़ा गायब हो रहा है, वापस आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ हमने करते समय इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यस दिस वन, ये अनुच्छेद आ गया। अब इस अनुच्छेद को देखिएगा आप। नहीं, बुक तो मेरे सामने है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बुक हमेशा साथ में ही रखता हूँ, ये बुक हमेशा साथ में रहती है क्योंकि कई बार जब हम लोग स्कैन करवाते हैं तो 100 पेज होते हैं, 100 पेज स्कैन करने में कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं पेजेस, तो बुक हमेशा साथ में रखनी जरूरी होती है। तो बुक तो बिल्कुल है और उसमें और वो जो अनुच्छेद ढूंढ रहा था वो अनुच्छेद मिल भी गया है। भारतीय संविधान को राज्य की आत्मा किसने कहा? भाई ये तो मुझे मालूम नहीं है। ओम प्रकाश जी कहाँ से लेके आए हैं ये प्रश्न? भारतीय संविधान में आत्मा किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व या प्रियम्बल या फंडामेंटल राइट्स, ये अनुच्छेद 32, ये तो मुझे मालूम है, पर ये जो अभी है जो फैक्ट है ये मुझे नहीं पता है। सर आप बुक कब निकालोगे? किस पर? पॉलिटी पर? कहाँ बुक की ज़रूरत है? सारी चीज़ें तो बता दी है, बुक कौन पढ़ेगा? है बगराम जी, कोई पढ़ेंगे क्या आपने बुक? कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें तो सब बोल दी है, यूट्यूब पर आ गई है। और थोड़ा बहुत जो आता है नए बातें वो इंस्टा पर आ ही जाती है, तो फिर बुक पढ़ेगा कौन? हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले तो फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए भाई, आजकल वैसे भी थोड़ा टेम्परेचर की गड़बड़ चल रही है। हाँ, पहले फीडबैक लिंक शेयर करिए इनसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अब लास्ट अनुच्छेद पर आ रहे हैं। ये अनुच्छेद ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनका जो खर्चा और उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित जो बातें हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो तय करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? ही विल हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। एक्चुअली में ये जो अनुच्छेद लाया जा रहा है, इस अनुच्छेद में ये लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका वेतन, भर्ती, उनके अपॉइंटमेंट इत्यादि के संदर्भ में चीफ जस्टिस के पास पावर है। लेकिन इस संदर्भ में जो रूल्स बनाए जाएंगे, चीफ जस्टिस को उन रूल्स के लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। जब संविधान सभा में इस अनुच्छेद को जब लाया गया था, मसौदा समिति ने विचार विमर्श करने के बाद जब लाया था, तब पहले लिखा हुआ था कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति से परामर्श करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये सब करेंगे। लेकिन अब कंसल्टेशन शब्द हटा दिया गया है और उसकी जगह पर शब्द लाया जा रहा है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। और मुझे लगता है कि ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए कि कंसल्टेशन में और अनुमोदन में बड़ा फर्क है।
कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श करना, विचार विमर्श करना, और जबकि अनुमोदन का का मतलब होता है कि वो जब स्वीकृति देंगे तो ही रखा जाएगा, तो ही चेंजेस किए जाएंगे। ये जो परिवर्तन है वो किया जा रहा है और उस पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्य जो हैं वो अपनी बात को रखेंगे। फीडबैक लिंक शेयर कीजिए इनको। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो कृष्णमाचारी जी भी जवाब देंगे और कुछ सदस्य जो है उनसे प्रश्न पूछेंगे कि भाई आप कंसल्टेशन को हटाकर अप्रूवल क्यों ला रहे हैं, इससे तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो जो है गड़बड़ा जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि आप जरा खुद कल्पना कीजिए कि राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त करना है, तो राष्ट्रपति जी से अनुमोदन प्राप्त करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सब कुछ मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है काम, तो राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करना है इसका मतलब मंत्री परिषद से परामर्श करना है, और मंत्री परिषद से परामर्श करना है इसका मतलब हुआ कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के ऊपर निर्भर हो जाएगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के दबाव में आ जाएगी? ऐसी ही कुछ विषय पर चर्चा की जाएगी। तो ये बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। तो के.एम. मुंशी, आज के.एम. मुंशी जी भी प्रारूप समिति की ओर आप उपस्थित है। मुझे लगता है आज एक ऐसा अवसर है जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति की ओर से उपस्थित है, गोपाला स्वामी जी नहीं उपस्थित तो सब दिन है, विचार रख रहे हैं, गोपाला स्वामी आयंगर साहब रख रहे हैं, टी.टी. कृष्णमाचारी जी रख रहे हैं, के.एम. मुंशी जी भी विचार आपको विचार रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न खाली यह है कि न्यायपालिका की क्या स्वतंत्रता इससे प्रभावित होगी या नहीं होगी, ये प्रश्न है, और इसका जवाब दे रहा है कि नहीं, इस प्रकार से कोई किसी प्रकार से स्वतंत्रता भंग नहीं होगी। ठाकुरदास भार्गव जो है वो इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं कि आप कंसल्टेशन शब्द हटाकर अप्रूवल क्यों लिख रहे हैं। क्या है उनके विरोध का तर्क, उस पर हम बात करेंगे। ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं? सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। किसी भी संविधान में तीन चीजें जरूरी है, एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, दूसरा लेजिस्लेचर होना चाहिए, तीसरा एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। अगर कोई आदमी ये पूछे कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो इस सवाल को पूछने वाले की ही गलती होगी, क्योंकि ये तीनों ही बॉडी जो है वो एकदम अलग है और तीनों एक दूसरे से शामिल है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को पूरी तरह से आज़ादी हासिल नहीं होती, वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी मुल्क की जनता की आज़ादी के सवाल की गारंटी नहीं कर सकता। वाह, ठाकुरदास भार्गव ने आज एक बड़ी जबरदस्त बात कही, जरा सुनिए। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस संविधान में न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, वह संविधान कभी भी किसी देश की जनता की स्वतंत्रता के सवाल की गारंटी नहीं दे सकता, ये ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। अगर हमें ये देखना चाहिए कि हमने इस न्यायपालिका को क्या हक दिया है, तो उससे ये मालूम पड़ेगा कि इसे किस किस्म की इख्तियार कायम करने के लिए दिया है या क्या नहीं दिया है। ये इस प्रकार की बात ठाकुरदास भार्गव जी कहना चाह रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त बात है कि आप अप्रूवल शब्द क्यों जोड़ रहे हैं, आप कंसल्टेशन शब्द को क्यों हटा रहे हैं। वो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जब ये लफ्ज़ बढ़ा दिए जाए अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जुडिशरी की आज़ादी जो है वो मुकम्मल नहीं रहती है और ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। इन शब्दों को बढ़ाना जाहिर करता है कि डर है कि जुडिशरी अपने कार्मिकों की तनख्वाह इस तरह बढ़ाएगी जिनको गवर्नमेंट पसंद नहीं करेगी। तो ये एक बड़ा प्रश्न ठाकुरदास भार्गव साहब यहाँ पर उठा रहे हैं कि आप न्यायपालिका को स्वतंत्र रखिए ना, कंसल्टेशन शब्द ठीक था, आप इसकी जगह पर ये शब्द क्यों लेके आ रहे हैं, कौन सा, अप्रूवल। तो इस पर जवाब दिया जा रहा है कि भाई अब इससे कहीं पर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है भंग नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। श्रीमान, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्यतः इस सभा ने यह मान लिया है कि विधि द्वारा कार्यपालिका से न्यायपालिका को हम जितना स्वतंत्र बना सकते हैं उतना स्वतंत्र बनाना चाहिए, परंतु इसके साथ ही साथ ये भी भय है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम से, जैसे मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने कहा है, हम साम्राज्य के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति तो नहीं कर रहे हैं, हम साम्राज्य के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति करना नहीं चाहते हैं, पर साथ ही साथ हम न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता देना चाहते हैं जिससे कि कार्यपालिका का पक्ष लिए बिना अथवा उससे भयभीत हुए बिना न्यायपालिका अपना काम कर सके, ऐसा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष साहब कह रहे हैं ओके, अब हम डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संशोधन रखा है उसके ऊपर वोटिंग करवा लेते हैं,
और फिर मतदान होता है और संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद में जो अन्य जो संशोधन है उसके संदर्भ में भी चर्चा होती है और उनको भी स्वीकार कर लिया जाता है और कुल मिलाकर एक नया अनुच्छेद अस्तित्व में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जो कर्मचारी है उनकी वेतन, भर्ती इत्यादि, अपॉइंटमेंट इत्यादि के संदर्भ में जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो रूल्स चीफ जस्टिस के द्वारा बनाए जाएंगे और उन्हें राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ये आज भी संविधान में ऐसा ही लिखा हुआ है। अध्यक्ष कह रहे हैं जिन कारणों के आधार पर अनुच्छेद 109 से 114 तक स्थगित किए गए थे उसी आधार पर अब अनुच्छेद 123 पे स्थगित होता है और इस प्रकार से अनुच्छेद 123 पर चर्चा स्थगित कर दी। इसके पश्चात सभा सोमवार 30 मई 1949 की सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। आज है 27 मई 1949। संविधान सभा में आज जो वार है वो शुक्रवार है, हमारे यहां पर आज जो वार है वो सोमवार है। वहां शुक्रवार है तो 28 मई को शनिवार है, 29 मई को रविवार है। शनिवार और रविवार को संविधान सभा की बैठक नहीं होगी, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। संविधान सभा की बैठक शनिवार और रविवार को नहीं होगी, यानी 28 को बैठक नहीं हो रही है, 29 को बैठक नहीं हो रही है, 30 मई 1949 को फिर वापस बैठक होगी और उस दिन 30 मई 1949 को सोमवार है। हमारी जो मुलाकात होगी वापस 30 मई 1949 के वजह से 30 मई 2024 को होगी, क्योंकि वहां उस समय सोमवार आता है। हमारे यहाँ पर उस दिन क्या आएगा, हमारे यहाँ तो आज है सोमवार, उस दिन हमारे यहाँ पर आएगा बृहस्पतिवार। तो बहुत बहुत धन्यवाद देने से पहले एक बार फिर अटेंडेंस ले ली जाए और सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर रहे हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक तरह से ये अटेंडेंस हो जाएगी। हाँ, सारे मित्र अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हंसराज भाई कह रहे हैं 8वें सत्र की कुल 23 दिन बैठक चली, बिल्कुल चली थी। 8वां सत्र 16 मई से लगाकर 16 जून के बीच हुआ और टोटल जो बैठक है, जो एक्टिवली जो बैठकें हुई वो 23 बैठकें हुई। तो वीडियो सबने ऑन कर दिया, सबके फोटोज ले लीजिए, बड़ा ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अटेंडेंस के लिए ठीक रहेगा। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन अपना अवकाश रहेगा। यूट्यूब के मेरे मित्र क्या कह रहे हैं, सर आपके पास जो बुक है उसका नाम क्या है? अरे भाई, ये जो बुक है उस पर आप सीधा टाइप कीजिए, ये संविधान सभा की बहस है, ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा की बहस, इसका नाम यही है। ऐसी टोटल 8 बुक्स हैं, टोटल 12 साढ़े 12,000 पेजेस में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वापस मुलाकात करते हैं 30 मई 2024 को। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।